यस, मिल जाए इस तरह जैसे दो लहरें मिलती हैं जिस तरह, फिर हो ना जुदा, हाँ ये वादा रहा। तू तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा। यस, आपको कोई अपना नहीं कहेगा अगर आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर नहीं आए। समझो मेरी बात? तो भाई साहब, इस टाइम की इंपॉर्टेंस को समझो, और ये जो आने वाले 1.5 घंटे हैं मेरे साथ मिलकर इस चैप्टर को खत्म करेंगे, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसको डिटेल डेप्थ में पढ़ने वाले हैं, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो आज का चैप्टर बोरिंग नहीं होने वाला, क्योंकि हर एक रिएक्शन को विजुलाइज करने के लिए फन टू थिंक लेकर आया हूं, जिससे आप हर एक चीज को क्या करोगे, देख के, जो आप कलर चेंज, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में प्रेसिपिटेट कब बनता है, किस कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, किस में गैस इवॉल्व होती है, किस में कलर चेंज होता है, ये सारी चीजें जो आप रटते रह जाते हो ना, हम एक बार देख लेंगे, देखने से चीजें जल्दी याद होती है। तो हम इस प्रकार की चीजें करने वाले, जिससे आपको काफी हद तक आसानी हो। यस सर, हेलो 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 एवरीवन, यस, गुड इवनिंग एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी बीच में मेरा ये काम नहीं कर रहा था, कोई बात नहीं, लेट्स, बाकी अब मामला सेट है। तो नाउ स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, जो आपकी इस रिएक्शन, जो आपकी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, उसकी ब्यूटी, मतलब इस रिएक्शन जो है ना आपकी डेली लाइफ में, इतनी ब्यूटीफुल रिएक्शंस आप देख नहीं पाओगे। इस प्रकार की रिएक्शंस आपकी डेली लाइफ में हो रही हैं। तो एक बार ब्यूटीफुल रिएक्शंस जो आपके आसपास होती हैं, या केमिकल इन्वायरमेंट जो रिएक्शन के थ्रू होती हैं, उसको एक बार जल्दी से ओवरव्यू लेते हैं। फिर देन, क्योंकि हम टेक्स्ट बुक तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, तो एक बार देख लेते हैं कि किस प्रकार की रिएक्शन आपके आसपास होती है, या फिर आप किस प्रकार से एक्सपेरिमेंटल से ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल थिंग्स आप करते हो। यस, दिस रिएक्शन इज काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एक बार मैं सिलेक्ट कर लेता हूं इसको, पेन को, देन वी विल स्टार्ट। यस, दिस इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, है ना? देख सकते हो, दो केमिकल आपस में मिक्स कर रहे हैं, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस वहां पे फॉर्म हो रहा है, और वो क्या कर रहा है, सेटल डाउन हो जा रहा है। तो हमने पढ़ा था ना प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो आज हमने देख भी लिया। हेलो 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 सर, हेलो एवरीवन, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। जिसका भी बर्थडे है उसके लिए सभी भाई को विश करो, ठीक है? अभी चलते हैं, इस केमिकल रिएक्शन को पढ़ते हैं। एट लास्ट आपके सारे बर्थडे जो भी गिफ्ट विफ्ट है, आप सब कुछ मुझे बताना, तो आपकी सारी चीजें सुनी जाएगी। अभी थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं करते, पहले एक बार जो ब्यूटीफुल रिएक्शन है आपकी डे टू लाइफ में हो रही है, उनको देख लेते हैं। दिस इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यस, दिस इज केमिकल गार्डन। ये क्या है आपका? केमिकल गार्डन है। देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल थिंग है, जैसे लग रहा है बीकर के अंदर कोई प्लांट ग्रो कर रहा है। कैसे होता है देख सकते हो आप, केमिकल गार्डन, जबकि हो कुछ नहीं रहा, एटम्स अपने आप को क्या कर रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं। देख सकते हो आप, है ना? मैं बताऊंगा मैं कहां से हूं, अभी इस पे आते हैं, ठीक है? नेक्स्ट इज कलर चेंज। देख सकते हो आप, इस भाई ने कुछ ऐसा डाला कि देख सकते हो किस प्रकार से कलर का वेरिएशन में चेंज आ रहा है। ये कोई पेंट ब्रश से पेंट करके नहीं गया, एक्चुअल में रिएक्शन हुई, और रिएक्शन के दौरान यहां पे केमिकल चेंज हो रहा है, आप देख सकते हो, है ना? नाउ लेट्स स्टार्ट। यस, व्हाट इज दिस? देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल रिएक्शन है। और यहां पर सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, छोटा सा कंसेप्ट आपकी डेंसिटी, जो आपकी फिजिक्स का भी लग रहा है। यस, डेंसिटी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन से ये ब्यूटीफुल रिएक्शन हो रही है यहां पर, ठीक है? जिसको बोलते हैं लावा लैंप एक्सपेरिमेंट, है ना? तो आज जानेंगे इनको भी, थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का आइडिया लेंगे इन सभी से। तो आप देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल रिएक्शन आपकी डे टू लाइफ में आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू करते हो, है ना? जल्दी से एक बार इसे खत्म करते हैं, है ना? नाउ नेक्स्ट इज, यस, क्रिस्टलाइजेशन रिएक्शन। देखो किस प्रकार से उस भाई ने इस चीज को जैसे ही टच किया, क्रिस्टल की फॉर्मेशन कितनी फास्ट हो गई। एक और इमेज लेके आया, देखो कितनी फास्ट रिएक्शन होती है। डायमंड एक क्रिस्टल है, उसके बनने का प्रोसेस बहुत स्लो है, बट ये क्रिस्टल बहुत ही इंस्टेंट बनते हैं। देख सकते हो कितनी फास्ट रिएक्शन होती है, क्रिस्टलाइजेशन रिएक्शन। दिस इज द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री, है ना? एंड एक और एग्जांपल है, और ये आपका पीवाईक्यू भी है, जिसको आज हम इसको डिटेल डेप्थ में देखेंगे। हुआ क्या, आयरन नेल को हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया, ठीक है?
आयरन नेल को हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया, तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसा था, ब्लू कलर का था, और उसको डालने के बाद कुछ देर ऐसे छोड़ दिया हमने एट रूम टेम्परेचर, ऐसे सब कुछ छोड़ दिया। आफ्टर सम टाइम आप देखोगे कलर ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया। हुआ क्या, यहां पर सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट ने उसके कंपाउंड से उसको डिस्प्लेस करके एक कंपाउंड अलग से बना दिया, जो कि उसके कलर में चेंज आया, आपका कलर बन गया पेल ग्रीन। और ये आपका पीवाईक्यू भाई साहब, ये हम पढ़ेंगे डिटेल डेप्थ में भी देखेंगे। अभी जस्ट काइंड ऑफ आपको इस चैप्टर में क्या क्या होने वाला है, किस किस प्रकार की रिएक्शन आपको दिखने वाली है, एक बार जल्दी से इसका ओवरव्यू दे रहा हूं आपको, ठीक है। और आपके इस नेल के ऊपर कॉपर जो कंपाउंड यहां से निकला है वो इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया, रेडिश ब्राउन, देख सकते हो, है ना, है ना, यस यस। जल्दी से इस ब्यूटीफुल नोट्स को डाउनलोड करने हैं तो इसको स्कैन कर लो और जुड़ जाओ हमारे टेलीग्राम चैनल से, जहां से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपकी मिस आउट ना हो जाए। क्लियर है, यस यस। लर्निंग आउटकम से आ जाते हैं इस चैप्टर में ओवरव्यू, ओवरऑल हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपकी बैलेंसिंग, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बच्चे यहां पर परेशान रहते हैं। तो इस बैलेंसिंग को हमको डिटेल डेप्थ में पढ़ना है, बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे पीवाईक्यूज लेके आया हूं कि आप इससे जो इसका डर है वो खत्म हो जाए, ठीक है। बैलेंसिंग जब हम पढ़ लेंगे तो हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो आपने अभी आपने सारा ओवरव्यू देखा, वो सारी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को डिटेल डेप्थ में, इसकी बैलेंसिंग, उसकी इक्वेशन, उसकी रिएक्शन के दौरान क्या क्या चेंजमेंट आती है, कलर चेंज, सारी वेरिएशन आपको यहां पर क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हीट इन द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हीट निकलती है, हीट देनी पड़ती है कभी कभार या कभी कभार हीट निकलती है, वो दो वैरायटी ऑफ रिएक्शन हम डिटेल में देखने वाले, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना, बिल्कुल बिल्कुल। आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, फिर आयरन सल्फेट बन जाता है, बिल्कुल कॉपर बाहर निकल जाता है, बिल्कुल सही बोला आपने अशफी जी, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, समझ गए। और क्या पढ़ने वाले हैं, कोरोजन, रेंसिडिटी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को पढ़ेंगे, साथ के साथ यहां पे एक और चीज हम कवर करेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। तो सारी चीजें, और लास्टली फिजिकल एंड केमिकल चेंज को देखेंगे। और ये सब पढ़ने के बाद साथ में मजा आ जाए, पीवाईक्यू आपके होने लग जाए, तो आपकी एनर्जी कुछ इस प्रकार के पीक लेवल पर पहुंच जाएंगी और आप इस चैप्टर को महारत हासिल कर लोगे इस चैप्टर में, है ना। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर मिलने वाली है। तो लाइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ केमिकल रिएक्शंस जो आपकी डे टू लाइफ में आपके घरों में होती है और आपको पता नहीं चलता, जल्दी उसको देख लेते हैं। यस, सॉवरिंग ऑफ मिल्क, है ना, दूध उबलने के बाद उसको रख देते हैं और एकदम से फ्रिज के अंदर नहीं रखा जाता, क्योंकि सडन केमिकल मतलब टेम्परेचर में चेंज आने की वजह से बैक्टीरिया जल्दी ग्रो कर जाते हैं और आपका दूध खराब हो सकता है। इसलिए दूध क्या कहते हैं कि आफ्टर बॉइलिंग उसको थोड़े रूम टेम्परेचर पर रखो और जब वो ठंडा हो जाए देन उसको कैप्ट करो, उसको फ्रिज के अंदर। यस, नहीं रिकॉर्डेड नहीं है, रिकॉर्डेड नहीं है, जस्ट फॉर कि मैं जल्दी से आपके उस पे आ जाऊं, तो देन वी विल, ठीक है ठीक है सर। क्लास 12th वालों के लिए कुछ लाओ प्लीज। क्लास 12th वालों, भाई साहब आपके ऑर्गेनिक के 4 वन शॉट डल चुके हैं और जल्द ही मैं आपको लाइव लेके आऊंगा सारी चीजों को, ठीक है। एवरीवन आई एम कमिंग, आ जाओ भाई साहब, ठीक है। चलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अभी लेंगे, आपके सारे डाउट लूंगा, पहले एक बार जल्दी से इस पे खत्म करते हैं, फिर 1 बाय 1 रिएक्शन आएगी तो हम इंटरेक्टिव वे में अपनी सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, ओके। यस, दूध का फटना, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। यस, व्हाट इज दिस? दिस इज अ वाइन, देख सकते हो आप, ये क्या है, वाइन। वाइन किससे बनती है? आपके फ्रूट को क्या कर दिया जाए, फर्मेंटेट किया जाए। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप से आपके देखो फर्मेंट होते हैं तो इस प्रकार से ये खराब होते हैं, खराब होने के बाद सड़ जाते हैं, सड़ने के बाद आपकी वाइन बनती है। तो समझ रहे हो, अल्कोहलिक बिवरेज आपके फर्मेंटेशन से बनते हैं। तो दिस काइंड ऑफ रिएक्शन जो आप डे टू लाइफ में चीजें यूज कर रहे हो वो भी एक केमिकल रिएक्शन से बनी हुई है ना। और दूसरी बात की जाए, फूड, यस, कुकिंग ऑफ फूड, ये भी आपकी एक केमिकल रिएक्शन है। आप कोई खाना बना रहे हो तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन के दौरान हो रहा है, टेस्ट में चेंज आ रहा है, कलर में चेंज आ रहा है, और आफ्टर सम टाइम इसको काफी देर तक रखोगे तो ये खराब भी हो जाता है ड्यू टू द ऑक्सीडेशन, है ना। सर रिक्वेस्ट ये है कि कार्बन कंपाउंड में कुछ समझ नहीं आया, बिल्कुल समझ में आएगा, टेंशन मत लो। अभी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आया है,
एसिड बेस एंड सॉल्ट भी आएगा, मेटल्स भी आएगा और लास्टली कार्बन कंपाउंड भी आएगा। तो बस मेरे साथ पढ़ते रहो, सब समझ में आएगा। देखो फ्रेगमेंटेशन, फर्मेंटेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन नहीं होता क्लासी जी, फर्मेंटेशन। ओके, तो कार्बन कंपाउंड जो आपको नहीं आ रहा समझ में, भले ये एक बेस है, इस बेस को क्लियर करते जाओ, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम कार्बन कंपाउंड पे आएंगे और वो भी समझ में आएगा। विश्वास रखो, चीजें विश्वास से ही होंगी, ठीक है। आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, टेंशन मत लो, आ जाएगा। आगे बढ़ते। यस, डाइजेशन इज ऑल्सो केमिकल रिएक्शन। फूड में से एनर्जी निकालने का प्रोसेस भी आपका एक केमिकल रिएक्शन है। तो ये कुछ रिएक्शन आपको मैंने यहां पे दिखाई है कि आप डे टू लाइफ को कैसे केमिकल रिएक्शन आपके डे टू लाइफ में हो रही है वो आपको पता होना चाहिए। तो नाउ इतनी सारी केमिकल रिएक्शन अभी जो मैंने दिखाई, तो एक्चुअल में आपको इससे समझ में क्या आया कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो हुआ क्या, केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है, एक प्रोसेस है जिसमें न्यू केमिकल्स आर फॉर्म्ड। तो यही लिखता हूं मैं यहां पर, आप नोट्स भी बनाते चलना साथ के साथ, और बाकी नोट्स तो वैसे आपको मिल जाएंगे। तो होता क्या है, अ प्रोसेस इन विच न्यू केमिकल्स आर फॉर्म्ड, न्यू केमिकल्स आर फॉर्म्ड, है ना, यही होती है केमिकल रिएक्शन। जैसे एग्जांपल देता हूं, H2 गैस प्लस O2 गैस मिलके क्या बनाएंगे, पानी बनाएंगे। और पानी किस फॉर्म में होता है, पानी आपकी लिक्विड फॉर्म में होता है। पानी किस फॉर्म में होता है, आपकी लिक्विड फॉर्म में होता है। सेट है। तो ये चीज आपकी केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन बात की जाए तो ये देखो, भाई ने कुछ मिलाया, ब्लास्ट हुआ, तो इस काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जस्ट फॉर आपका माहौल बना रहे तो चीजें लेके आया हूं, ठीक है। यस, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, कलर चेंज, है ना। तो न्यू केमिकल से साथ साथ बनते हैं, तो साथ साथ कुछ ना कुछ चीजें होती है, गैस इवॉल्व होती है या फिर कलर में चेंज आता है। तो ये केमिकल रिएक्शन के दौरान आपकी होती है। यस, नेक्स्ट आ जाते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होती है। पहले केमिकल इक्वेशंस को समझेंगे और फिर केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखेंगे, जो आपने क्लास 9 के अंदर सीखा है। एक बार जल्दी से हल्का सा रिकैप दूंगा। बिल्कुल, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, ठीक है। क्लास भाई आप जुड़े रहो, कार्बन कंपाउंड भी आपका हो जाएगा। पहले अभी यहां पे आओ, केमिकल फॉर्मूला, केमिकल इक्वेशन क्या होती है वो बताओ, फिर हम केमिकल फॉर्मूला निकालना सीखेंगे एक बार जल्दी से। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इज अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन। क्या होती है, सिंपल रिप्रेजेंटेशन। क्या, सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल रिएक्शन का सिंपल रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें हम क्या यूज करते हैं, हम सिंबल का यूज करते हैं और फॉर्मूला का यूज करते हैं। फॉर्मूला और सिंबल से हम चीजों को रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एक बार इस आपको ब्लैक स्क्रीन पे लेके जा रहा हूं कि आप उस चीज को वहां पर ढंग से देख सको, ठीक है। जैसे कभी आपके रिएक्शन के दौरान कहीं एस लिखा है, किसी भी कंपाउंड के आगे एस लिखा है, तो ऐसे ब्रैकेट के अंदर, तो वो समझ लेना वो कैसा सब्सटेंस होगा, सॉलिड होगा। अगर एल लिखा है तो वो समझ लेना वो कैसा होगा, लिक्विड। ये जनरल आपको बेसिक पता होना चाहिए, इसलिए बता रहा हूं। जनरल आपको बेसिक पता होना चाहिए, इसलिए बता रहा हूं। यस, न्यू केमिकल्स आर फॉर्म्ड, न्यू केमिकल्स आर फॉर्म्ड। चलिए, एंड अगर आपके जी लिखा है तो वो कैसा होगा, गैसेस होगा। ओके, गैसेस होगा, ठीक है। अगर आपके यहां पर पीपीटी आ जाए लिखे, कहीं पे पीपीटी मेंशन कर दे, तो वो होता है इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। और पीपीटी को दर्शाने का तरीका होता है डाउनवर्ड एरो। क्या होता है, डाउनवर्ड एरो। ऐसे भी आप पीपीटी को दर्शा सकते हो। कलर चेंज कर लेता हूं कि आपको हो सकता है ना दिख रहा हो, ना दिख रहा हो, तो इसलिए कलर चेंज कर ले रहा हूं, ठीक है। यस, और एक्वस लिखा हो कहीं, एक्वस, एक्वस का मतलब होता है सॉल्युबल इन वाटर। क्या होता है, सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। और क्या चीज बता होनी चाहिए, एच न्यू। एच न्यू बताता है आपको लाइट की रिएक्शन के दौरान एरो पे एच न्यू लिखा हो तो समझ जाना लाइट की रिक्वायरमेंट है, लाइट उसमें प्रेजेंट है, लाइट की हेल्प से रिएक्शन हो रही है। डेल्टा का साइन रिप्रेजेंट करता है आपका हीट का, किसका, हीट का। तो सिंपल सिंपल कुछ कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए।
और क्या पता होनी चाहिए, लिख लेना क्योंकि ये आपके नोट्स में मेंशन नहीं होगी। रिएक्टेंट से मिलता है आपको प्रोडक्ट, क्या मिलता है, रिएक्टेंट से आपको प्रोडक्ट मिलता है। और रिएक्टेंट आपका अकेला भी हो सकता है और मोर देन वन भी हो सकता है। प्रोडक्ट भी आपका सिंगल हो सकता है और मोर देन वन भी हो सकता है। ये क्लासिफिकेशन आगे आने वाली रिएक्शंस के दौरान हम करेंगे। क्लियर है, यहां तक मामला सेट है, यहां तक सेट है। तो आ जाते हैं अपनी मेन स्लाइड पे और फिर करते हैं यहां पर हम अपनी आगे की कहानी। तो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, केमिकल फॉर्मूला। तो आपके पास सोडियम क्लोराइड आपके पास आ चुका है, तो सोडियम क्लोराइड कैसे बनाएंगे, NaCl। इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। क्यों नहीं हुआ Na2Cl3, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये फॉर्मूला NaCl ही क्यों रखा गया, उसके पीछे रीजन आपको पता चल जाएगा। तो इस चीज को पढ़ने से पहले आपको ये कैटायन और एनायन पे चार्जेस कितने होते हैं, ये टेबल आपको आइडिया होना चाहिए। ये टेबल आइडिया होना चाहिए, नहीं तो दूसरा तरीका एक और है, उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। बिल्कुल, एस सॉलिड एल लिक्विड, बिल्कुल सही बोला। G फॉर गैसेस, बिल्कुल सही बोला आपने क्लासी भाई जी। क्लियर है। अभी इस पे आ जाते हैं केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। तो सोडियम क्लोराइड जो होता है आपका NaCl होता है, उसको कैसे बनाया जाता है। तो पहले आप Na को लिख लो अलग, Cl को लिख लो अलग। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी, 281, और क्लोरीन की कितनी होगी, 287 होगी। तो इसकी वैलेंसी लिख दो। अब क्या लिखनी है आपको, वैलेंसी। सोडियम 7 इलेक्ट्रॉन लेना इजी है या 1 इलेक्ट्रॉन देना इजी है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 लेना इजी है या 1 देना इजी है। तो 7 लेना इजी नहीं है, तो इसलिए वो क्या कर देता है, 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो इसकी वैलेंसी क्या होती है, 1। क्लोरीन 7 है इसका आउटरमोस्ट शेल में, आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 लेना इजी है, 7 देने इजी है। तो ऑब्वियस बात है 1 लेना इजी है, तो इसकी वैलेंसी भी 1 हुई। तो इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। Na1Cl1, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या आया, NaCl। Na भी 1, Cl भी 1। या फिर इसको एक और तरीके से याद कर सकते हो, सोडियम पे कितना चार्ज होता है, +1, तो इसलिए वैलेंसी क्या दिखा दी, 1। क्लोरीन आपको देख रहा होगा कहीं आसपास, हाँ क्लोरीन पे -1 होता है, तो प्लस माइनस हमें नहीं शो करना, हमें तो 1 शो करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो इस प्रकार से करना चाहो इस प्रकार से कर देना, इस प्रकार से करना चाहो इस प्रकार से कर देना, इच्छा आपकी है, इच्छा आपकी है। दूसरा एग्जांपल है एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या होता है, AlCl3, देख सकते हो आप, AlCl3 कैसे बना, एल्यूमिनियम पे जाओ और Cl पे जाओ। मैं भी इसके एग्जांपल से करा रहा हूं क्योंकि आपके पास ये टेबल होगी। एल्यूमिनियम देखो कहां पर है, एल्यूमिनियम आपके सामने Al+3 में, मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है, 3। क्लोरीन देखो, अभी क्लोरीन हमने देखा -1 है, तो इसकी वैलेंसी 1। आप कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो Al1Cl3, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, AlCl3। ठीक है। फेरस सल्फेट क्या होता है, नेक्स्ट एग्जांपल है फेरस सल्फेट, FeSO4। तो कैसे बनाया जाएगा, देखो पहले लिख दूं Fe और फिर लिख दूं SO4। तो देखो यहां पर ध्यान देना, फेरस कहां है, फेरस आपके सामने कहां है, ये रहा आपका पास फेरस, आपका आयरन, आयरन ही होता है आपका फेरस। तो Fe पे +2 चार्ज है, तो वैलेंसी 2, और सल्फेट आपके पास कितना चार्ज दिख रहा है, -2, तो इसकी वैलेंसी भी 2 है ना, इसकी वैलेंसी 2, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर देना है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो आ जाएगा Fe2SO4 का होल ट्वाइस। पर 2 और 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेना, कॉमन लेने के बाद आपका बन जाएगा FeSO4। तो यहां पे एक स्टेप और करना पड़ा, यहां कॉमन लेनी पड़ी चीजें, या फिर आप यहां से 2 से 2 काट दो, 1 1 बच जाएगा, FeSO4 बन जाएगा। सिंपली आप जैसा करना चाहो वैसे कर देना। तो फॉर्मूला भी बनाना हमने सीख लिया। और केमिकल इक्वेशन क्या होती है, सिंपल रिप्रेजेंटेशन होती है केमिकल रिएक्शन की, जिसमें आप सिंबल और फॉर्मूलास को वहां पर रिप्रेजेंट करते हो। तो क्या क्या चीजें रिप्रेजेंटेशन होती है, वो सारी चीजें बता दी। ठीक है, गैस इवोल्व होती है तो डाउनवर्ड, गैस अगर वो इवोल्व हो रही है, मतलब रिलीज हो रही है, तो अपवर्ड एरो, प्रेसिपिटेट बन रही है तो डाउनवर्ड एरो। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। यस यस, FeSO4, बिल्कुल सही कहा। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। यस, अब आ जाते हैं जहां पे आपको बहुत बड़ी दिक्कत होती है, जो कि है बैलेंसिंग। चीजों को बैलेंस क्यों करना पड़ रहा है, बैलेंसिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, पहले ये समझते हैं। जब भी आप रिएक्शन कराते हो तो आपका एक रिएक्टेंट होता है और रिएक्टेंट से बनता है आपका प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, प्रोडक्ट एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड ऑन सिचुएशन कि रिएक्शन किस प्रकार से है। तो आपके रिएक्टेंट साइड पे जितने एटम होंगे, प्रोडक्ट साइड पे जितने एटम होने चाहिए, वो इक्वल हो जाए, तो हम बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो वही होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एटम इज इक्वल
इन बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। चीज समझ आ गई? समझ गए ना मेरी बात? अभी बैलेंसिंग कैसे होती है वो समझेंगे, पहले ये पता होना चाहिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में सारे एटम क्या होने चाहिए? आपके इक्वल होने चाहिए। क्यों जरूरत पड़ी बैलेंसिंग की? एक क्वेश्चन यहां से आता है, इंपॉर्टेंट है ये बात। वाई वी नीड बैलेंसिंग, क्यों करनी पड़ी? क्योंकि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है और ये आपका पीवाईक्यू भी है। अभी आपके पास क्वेश्चन भी लेकर आ रहा हूं, ठीक है। बैलेंसिंग की नीड क्यों पड़ी? क्योंकि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना पड़ता है। क्या होता है उसमें? आपकी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड आपके मास बराबर होने चाहिए, ठीक है। टोटल मास इज इक्वल इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। ओके, सेट है मामला, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये जरूरत है, क्यों हमें बैलेंसिंग करनी पड़ रही है? क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर इस प्रकार से दोगे, ठीक है। एक बार मैं आपकी चैट देख लेता हूं। यस, सेट है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आ चुकी है आपके पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम। यस, पहली क्वेश्चन आ चुका है, इसको कर दो। आयरन की रिएक्शन पानी से करानी है, Fe3O4 बना और H2 निकला, बैलेंस कर दो। तो मैं यहां बैलेंसिंग करने जा रहा हूं, तो आपको क्या करना है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को पहले छोड़ना है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे एटम को पहले बैलेंस करना है, ठीक है। और सारे एटम जब बैलेंस हो जाए फिर ऑक्सीजन को करना है और लास्ट में आपको हाइड्रोजन का बैलेंस करना है। इस प्रकार का आपका वे होना चाहिए बैलेंस करने का। तो आइए आयरन को देखो, सबसे पहले आयरन देखो 3 है तो यहां पे 3 कर दिया, आयरन हो गया बैलेंस। फिर चेक करो और कोई अदर आइटम है? नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन हाइड्रोजन है। तो किसको बैलेंस करने जाओगे? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन यहां पर कितने हैं? 4 है। यहां पर कितनी है? 1 है, तो कर दो बैलेंस, 4 हो गया बैलेंस, सेट है यहां तक। 4 ऑक्सीजन यहां हो गए, 4 यहां हो गए। अब हाइड्रोजन चेक कर लो, हाइड्रोजन कितने हैं? 4 2 8, यहां पे कितने हैं? 2 ही हाइड्रोजन है। 8 हाइड्रोजन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। आपकी इक्वेशन होगी बैलेंस, देख सकते हो आपकी इक्वेशन होगी बैलेंस। सेट है ना। नेक्स्ट आ गई आपके इक्वेशन, लेड नाइट्रेट को बैलेंस कर दो। लेड नाइट्रेट को बैलेंस कर दो। यस, बिल्कुल कहा आपने। 3Fe4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस, एंड साथ में क्या आएगा भाई? क्लास जी आपने मिस कर दिया एक चीज, 4H2 मॉलिक्यूल्स आएंगे, ठीक है। सेट है। अब इसको कर दो बैलेंस। इसको कैसे किया जाए बैलेंस? तो मैंने अभी बोला कि आपको क्या करना है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे एटम को पहले बैलेंस करना है। तो यहां पे लेड दिख रहा है, नाइट्रोजन दिख रहा है, बैलेंस करते हैं। तो यहां पे लेड देखो आपके पास है, लेड यहां पे 1 है, यहां पे भी लेड 1 है। नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन आपके यहां पे 2 है, एन यहां पे 1 दिख रहा है, जबकि 2 से मल्टीप्लाई कर रखो तो यहां पे 2 नाइट्रोजन हो जाएगा। यहां पे 1 है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, लेड बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखो 3 2 6, यहां पे 2 ही है तो 6 करने के लिए यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6 हो गया बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस। अब चेक करो और कोई चीजें डिसबैलेंस तो नहीं हुई? एक चीज हो गई डिसबैलेंस, एक चीज हो गई भाई साहब। देखो ऑक्सीजन यहां पे 6 था, तो उसको 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां पे ऑक्सीजन देखो 1 यहां है, 4 यहां है, 2 यहां है, कितने हो गए? 4 2 6 और 1 7, यहां पे 6 है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें उसको 6 करना पड़ेगा। यहां 7 है, यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं? 7 है, यहां कितने हैं? 6। तो 1 ज्यादा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका हाफ कर दूं। 2 का हाफ क्या होता है? 1 होता है। अब हो गए 6 बैलेंस। अब ये थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, हाफ अटपटा सा लग रहा है, तो ओवरऑल रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, पूरी रिएक्शन को। तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये भी 2 से, ये भी 2 से, ये भी 2 से, ये भी 2 से, तो 2/2 1 हो जाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन बैलेंस ही रहेगी, बस वो एक सीक्वेंस में आ जाएगा। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 2PbNO3 का होल ट्वाइस गिव्स 2PbO प्लस 4NO2 और साथ में मिल जाएगा आपको O2, क्योंकि 2 से 2 कट चुका है, 2 से 2 कट चुका है।
ठीक है, ओके ओके आरशी जी, अभी इस पे फोकस करते हैं, मैं ध्यान रखूंगा, ठीक है। आइए, तो इस प्रकार से इसको बैलेंस करना है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूज होने वाला है। ये जो इक्वेशन आपके सामने लेकर आऊं कहीं ना कहीं यूज हो गए, और ये आपका पीवाईक्यू भी देख लो 2025 में बैलेंसिंग में भी आया हुआ था, ठीक है। यस, नेक्स्ट आ चुका है आपके पास एल्यूमिनियम को बैलेंस कर दो। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करके AlCl3 दे रहा है और पानी दे रहा है, तो कर दो इसको बैलेंस। तो मैंने बोला ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के पहले अदर एटम बैलेंस करो। यहां 2 है, यहां 1 है, 2 कर दो भाई, 2 कर दिए। फिर देखो Cl, यहां पे 1 है, यहां पे कितने हैं, 3 2 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। अब चेक करो कि हाइड्रोजन बैलेंस है या नहीं। हाइड्रोजन देखो, यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं, 3, वहां पे कितने हैं, 1 है, 3 से करो। अब चेक करो हाइड्रोजन कितने हैं, यहां पर 6 हाइड्रोजन यहां है, 6 हाइड्रोजन यहां है, ओवरऑल रिएक्शन होगी बैलेंस, सेट होगी। देख सकते हो आप, देख सकते हो, ठीक है, इजी है ना। कैसे हुआ बैलेंस, पहले एल्यूमिनियम को बैलेंस किया, फिर हमने क्लोरीन को बैलेंस कर दिया, क्योंकि वहां पे एल्यूमिनियम बैलेंस करते टाइम यहां पे 6 हो गए थे, 3 2 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया ओवरऑल, तो 6 हो गए क्लोरीन, और साथ के साथ 6 हाइड्रोजन यहां हो गए, और वहां ऑलरेडी 6 हाइड्रोजन हो गए थे जब आप ऑक्सीजन बैलेंस करने गए थे, ठीक है। नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने Cu2S की रिएक्शन Cu2O से कराओगे तो कॉपर बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। इसको कैसे बैलेंस करें, तो बैलेंस अदर एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो कर दो बैलेंस। यहां पे कितने एटम है कॉपर के, 2 इधर है, 2 इधर है, 4 हो गए, तो 4 कर दो इसे, ठीक है। सल्फर देखो, 1 यहां है, 1 वहां पे, कुछ शेडिंग की जरूरत है। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन यहां पे 1 है, वहां पे 2 है, इसे कर दो 2, हो गया। अब चीजें डिस्टर्ब हुई है, अब यहां पे क्या हुआ, 4 कॉपर इधर हो गए, 6 कॉपर ये हो गए, तो 6 कॉपर करने के लिए आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। तो आप एक बार बैलेंस करने के बाद एक बार पीछे मूव बैक आके इसको फर्दर चेक करना होता है, और जब फर्दर चेक करोगे तब कुछ ना कुछ गलतियां निकले तो उसको तुरंत ठीक करनी है, और नहीं निकले तो आपकी रिएक्शन बैलेंस्ड है। तो 6 कॉपर हो गए, और कुछ बैलेंस करने की जरूरत है, तो आप फर्दर चेक कर लेते हैं। 2 2 दूनी 4, 4 और 6, 6 कॉपर यहां पे है, 6 कॉपर यहां पर है, सल्फर 1 यहां पर है, सल्फर 1 यहां पे, ऑक्सीजन देखो 2 ऑक्सीजन यहां है, 2 ऑक्सीजन यहां है, ऑक्सीजन 2 यहां पर है, ऑक्सीजन 2 यहां पर है, बैलेंस्ड है आपकी इक्वेशन। समझ गए, समझ गए कैसे करनी है चीजों को। आगे करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं आपके लिए जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आया था CBSE 2025। तो आप सारे PYQs कर पा रहे हो तो समझ लेना आपको कंसेप्ट समझ में आ गए, अदरवाइज समझ लेना कि कुछ तो झोला है, ठीक है। एक बार चैट देख लेता हूं, ठीक है। चलो, कंसिडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, P Q R और S बताने इनमें से क्या होगा। तो वही बैलेंसिंग का खेला आ गया, तो बैलेंस कर दो। एल्यूमिनियम के यहां पे कितने, 1 है, वहां पे कितने, 2 है, तो P आपका क्या होगा, 2 होगा। अब चेक करो किसको, और कोई एटम नहीं दिख रहा, ऑक्सीजन दिख रहा है और हाइड्रोजन दिख रहा है, तो ऑक्सीजन को पहले करो। यहां पे कितने हैं, 3 है, यहां पर कितने हैं, 1 है, तो ये कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ऑक्सीजन 3 हो जाएंगे, हो जाएगा। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 यहां पर है, 3 2 6, और यहां पर 2 यहां पर है, 6 हाइड्रोजन यहां पर है, देख सकते हो 3 2 6, एंड यहां पर 2 ही हाइड्रोजन है, तो S को क्या लिखूं कि 6 बन जाए, 3 रखना पड़ेगा, S आपका 3 हो जाएगा। और अब चेक करोगे आपकी ऑल ओवर रिएक्शन बैलेंस्ड है। एक बार मैं ढंग से लिख देता हूं, 2 एल्यूमिनियम हो जाएगा, 3 आपका वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगा, ये 3 है, ठीक है, एंड R आपका 1 होगा, 1 को दिखाते नहीं है इसलिए मैं नहीं दिखा रहा, और आपका S जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, H2। तो ओवरऑल P देखा जाए, P आपका 2 है, Q आपका 3 है, R आपका 1 है, और S आपका 3 है। 2 3 1 3 आंसर चला जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है, जो कि ऑप्शन बी में है, जो कि ऑप्शन बी में है, ठीक है, जो कि ऑप्शन बी में, देख सकते हो। तो किसके लिए ये था इजी और किसके लिए हालत इस प्रकार से थी, आप बता दो कमेंट में जल्दी से। कैसा था क्वेश्चन, हो रहे थे तो अच्छी बात है, नहीं हो रहे थे तो एक बार पीछे उसको वापस देखो, कैसे बैलेंसिंग सिखाई
उस पर ध्यान दो, और बाकी मैंने यहां पे समझा दिया है। तो इसका आंसर क्या चल जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जल गई बत्ती। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, एक और क्वेश्चन है बैलेंसिंग के ऊपर, चलिए करते हैं। तो देखते हैं किसकी हालत उस जैसी होगी और किसकी मामला सेट है। चलिए कर दो। वाई डू वी बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, क्यों करते हैं केमिकल इक्वेशन बैलेंस करते हैं, वो पूछा है, जिसका आंसर मैंने आपको बता दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है। तो चेक कर सकते हो, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, एक ही इसी के थ्रू आप आंसर कर सकते हो। 4 ऑप्शन में एक ही जगह लिखा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो आंसर आपका बी ही चला जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, और जगह कहीं लिखा ही नहीं है, इससे ही आंसर हो चुका है। बट हम बैलेंसिंग करेंगे, तो बैलेंसिंग देखो, यहां पे जिंक कितनी है, 1 है, यहां पे जिंक कितनी है, 3 है, तो वहां 3 करना पड़ेगा, कर दिया जिंक बराबर। PO4 कितना है, यहां पर 1 है, यहां पे कितना है, 2 है, तो इसको 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन चेक लो, 3 2 6, यहां पे 2 ही है, तो 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई। अब देखो बैलेंसिंग करते जाओगे तो आपका यही बैलेंस इक्वेशन आपके सामने आ रही है, जो कि ऑप्शन बी में ही है, और एक ही ऑप्शन है जो बता रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास हम फॉलो करते हैं। यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सही कहा आपने कृष्णा जी, बिल्कुल सही कहा आपने, समझ रहे हो मेरी बात। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शोज अ केमिकल रिएक्शन हैज हैपन, आपको कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई, आपको कैसे पता चलेगा। तो मैंने बहुत सारी केमिकल रिएक्शन आपको दिखाई, डिफरेंट रिएक्शन दिखाई, डिफरेंट चीजें हो रही थी, किसी में कलर चेंज हो रहा था, किसी में गैस इवॉल्व हो रही थी, किसी में प्रेसिपिटेशन की फॉर्मेशन होती थी, किसी में टेम्परेचर हाई हो रहा था। तो इस प्रकार से आप चीजें आइडिया लगा सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। इसको याद करने का तरीका है सीजी टिप्स। सीजी का मतलब होता है, सी का मतलब कलर चेंज। देख सकते हो उस भाई ने ड्रॉप गिराई, देख सकते हो अभी, देखो दिखाएगा, देखो इसने ड्रॉप देखो जैसे गिराई तुरंत प्रेसिपिटेट बना और वो सेटल डाउन हो गया। मतलब आप कलर चेंज से आइडिया लगा सकते हो, कलर चेंज से आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, ये एक काइंड ऑफ प्रेसिपिटेट भी बन रहा है, पीपीटी। तो एक पी यहां पे जो लिखा है वो प्रेसिपिटेशन का भी एग्जांपल है इसका, प्रेसिपिटेशन। थोड़ा उधर जाके लिखता हूं कि आपकी राइटिंग बढ़िया है। ठीक है, प्रेसिपिटेशन। ठीक है जी, मतलब गैस इवोल्व हो, ऐसी रिएक्शन जिसमें गैस इवोल्व हो या गैस रिलीज हो। देखो जो कि यहां पे मेंशन है, देखो उस भाई ने कुछ ऐसा मिक्स किया, ठीक है, कि गैस देखो कितनी हाई अमाउंट ऑफ गैस रिलीज हो रही है। तो इससे भी आइडिया लगा सकता है कि आपकी केमिकल रिएक्शन वहां पर हुई है। ठीक है, नेक्स्ट इज टेम्परेचर राइज हो जाए, देखो आग लगी, टेम्परेचर आपका राइज हो जाए, जो कि टी यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है, टेम्परेचर आपका क्या हो जाए, राइज हो जाए। चेंज इन टेम्परेचर से भी आप आइडिया लगा सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हुई है। और पी रिप्रेजेंट प्रेसिपिटेशन, और जो कि यहां पे ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है, जो कि यहां आप देख सकते हो रिएक्शन के दौरान। और एक और ये भी एक काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, और कलर भी चेंज हो रहा है। ठीक है, एंड लास्टली एस रिप्रेजेंट चेंज इन स्टेट, स्टेट का चेंज आना, चेंज इन स्टेट। इससे भी आप आइडिया लगा सकते हो कि यहां पे कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, गैस से लिक्विड बन जाना, गैस से सॉलिड बन जाना, तो इस प्रकार की चीजें बने, तो आप इससे भी आइडिया लगा सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। यस, नेक्स्ट आ जाती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पा चुके हैं, यहां तक मामला सेट है। जल्दी से एक बार ये इमेज देखो, जब तक मैं आपके कमेंट्स देख लेता हूं कि केमिकल, इससे आइडिया लगाओ कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक्चुअल में होता क्या है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, बिल्कुल सही कहा आपने महादेव जी, बिल्कुल सही कहा आपने। यस, चेंज इन स्टेट, बिल्कुल सही कहा आरसी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, बिल्कुल सही कहा। ठीक है, अब आ जाओ कॉम्बिनेशन रिएक्शन से आप क्या समझते हो। देख सकते हो इस इमेज से या इस वीडियो से भी आप आइडिया लगा सकते हो। 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट आते हैं, जैसे 2 रिएक्टेंट आए कंबाइन होकर एक बन गया, 2 से ज्यादा है कंबाइन होकर एक बन गया, तो कुछ इस प्रकार का ही सिस्टम होता है इसमें। 2 और मोर रिएक्टेंट्स, 2 और मोर रिएक्टेंट क्या हो गया भाई, लिख ले क्या हो गया, हाँ ठीक है। 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइंस, क्या करते हैं वो, कंबाइन करते हैं। एक मिनट, काम क्यों नहीं कर रहा है,
combine to form a single product, ठीक है। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, जो कि आप देख सकते हो इज अ काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। A प्लस बी मिलके AB बनेगा। तो बहुत सारी रिएक्शन है, हम एक्टिविटी के थ्रू इस एग्जाम्पल को याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल दिखाऊंगा उसके याद नहीं करोगे, एक्टिविटी के थ्रू हम चीजों को समझेंगे, ठीक है। क्लियर है। तो पहली एक्टिविटी आ चुकी है, एक्टिविटी टाइम 1.1, जो कि आपकी है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग, और ये आपका इंपॉर्टेंट है, और इस एक्टिविटी से आपके क्वेश्चन आ चुके हैं, ये भी आपका PYQ है। और इसको समझने के बाद हम क्वेश्चन को करेंगे, इसको समझने के बाद हम क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल। ओ नहीं नहीं नहीं, 2 और मोर रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू अ सिंगल प्रोडक्ट, नहीं नहीं, वो आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन बता दी। कॉम्बिनेशन मतलब 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइंस टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, ध्यान रखना भाई, चेंज कर लेना उसको। तो एक्टिविटी क्या करिए, मैग्नीशियम रिबन को आप बर्न कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, जो कि आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, और ये इस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कैसे, इस चीज को समझो। ये आपके पास एक बार इसकी हल्का फुल्का आइडिया देने के लिए आपके पास सामान लेके आया हूं, और इससे आप लगा सकते हो आइडिया। देखो एक बार वापस देखते हैं, या भी देखो, मैग्नीशियम रिबन ले गया, आग लगी, कितनी हाई अमाउंट ऑफ हीट निकल रही है, और लाइट देखो कितनी ब्राइट लाइट आपको निकल रही है, डेजलिंग व्हाइट लाइट इसे ही कहते हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिबन को जैसे आप आग, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आग लगती है, हीट अप करते हो, तो डेजलिंग व्हाइट लाइट आपको अवेयर होती है, और यही चीज आपको याद करने में दिक्कत होती है, एक बार देखते आपके मन में रह जाएगी, ठीक है। और एक चीज और बता रहा हूं, मैग्नीशियम रिबन को डायरेक्ट हम जाके आग लगाते नहीं है, हमें क्या करना होता है, मैग्नीशियम रिबन को पहले रब करना होता है सैंड पेपर से, और इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, सैंड पेपर से उसको रब करते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर ऑक्साइड की लेयर जमी होती है, और रबिंग से उस ऑक्साइड की लेयर को हम रिमूव कर देते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। ठीक है, बताते आगे के प्रोडक्ट कैसे बनते हैं वो चीज देख लो। पहले यहां पे देखो, इससे आप आइडिया लगा सकते हो, Mg की रिएक्शन O2 से, ये फ्रॉम एयर, क्योंकि किसी चीज को बर्न कर रहे हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बर्निंग होती है, और हीट की जरूरत पड़ती है। देखो हीट की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, फ्लेम लेके आए थे तब पास में। एंड लास्टली क्या होगा, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, और साथ के साथ बहुत सारी आपकी हीट निकलेगी। क्या निकलेगी, हीट। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो पाउडर बनता है वो व्हाइट कलर का पाउडर बनता है, ठीक है, व्हाइट कलर का पाउडर बनता है। क्या क्या चीज और ऑब्जर्वेशन में देखो क्या क्या हो रहा है, कि हीट इज इवोल्ड, तो होगा क्या, टेम्परेचर राइज अप हो रहा है, टेम्परेचर इज राइज अप, ठीक है, और एनर्जी रिलीज हो रही है, इस काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो कि हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये इस काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज हो रही है, क्लियर है। और डेजलिंग व्हाइट लाइट अपीयर्ड, ठीक है, देख सकते हो डेजलिंग व्हाइट लाइट, कितनी भयंकर ब्राइट लाइट, जिसको हम बोल सकते हैं ब्राइट लाइट आपको दिखती है, ठीक है। तो कभी भी एक्सपेरिमेंट करना, आंखों के सामने मैग्नीशियम रिबन को नहीं लेकर, जो आपके आंखों को डैमेज भी कर सकता है। और ये जो आपका मैग्नीशियम पाउडर जो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का, वो वॉच ग्लास में इकट्ठा हो जाता है। ओके, सेट है, ये थोड़ा सेटअप है। और क्या चीज बातें पता होनी चाहिए, इज इनफ फॉर दैट। और क्या चीज, इस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये भी एक आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो दो रिएक्शन हो रही है, कॉम्बिनेशन प्लस एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होता है, अभी हीट इन रिएक्शन को पढ़ेंगे, ठीक है। व्हाई डू वी रब मैग्नीशियम विद सैंड पेपर, ये क्वेश्चन है, क्यों हमें सैंड पेपर से मैग्नीशियम को रब करना पड़ता है। मैं इसको मिटाता हूं, ये चीज यहां पे लिखता हूं कि आप इस चीज को ढंग से नोट कर सके बाद में। यस, जब तक आप रीजन बताओ, इसका रीजन मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले ही, इसका रीजन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। एक बार माइक ठीक करता हूं चलो, इसका रीजन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। डेजलिंग व्हाइट लाइट, ब्राइट लाइट,
और ये कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये लिख दिया मैंने यहां पर, आप एक बार नोट डाउन कर लेना एरो लगा, कोमा लगा के। वाई डू वी रब मैग्नीशियम रिबन विथ सैंड पेपर? उसका रीजन ये है, टू रिमूव ऑक्साइड लेयर, ऑक्साइड लेयर ऑलरेडी, एक मिनट में ढंग से लिखता हूं, ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैग्नीशियम। ठीक है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको रब करना पड़ता है, उस ऑक्साइड लेयर को हटाएंगे, फिर फर्दर जो रिएक्शन कराएंगे बहुत अच्छी होगी। ओके, सेट है यहां तक? तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन थी, यहां से ये आपका पीवाईक्यू भी है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनर ने पूछा है, और आ चुका है वो क्वेश्चन आपके समक्ष, जो कि सीबीएसई 2025 में पूछा था। लेटेस्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या कर रहा है देख सकते हो। तो बताओ हालत किसकी कैसी है, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। या फिर आपके लिए इजी बन चुका है ये क्वेश्चन, या फिर हार्ड है, जल्दी बता दो। डल लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कार्बोनेट की लेयर होती है, नहीं 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 नहीं, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की ही लेयरिंग बन जाती है, उसको हटाते हैं, फिर मेटल चमक उठता है रबिंग करने की वजह से। चलो ये वाला कर दो। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू अबाउट द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो अभी हमने देखा इट बर्न विद डेजलिंग व्हाइट लाइट, ये ट्रू है, हमें बताना है नॉट ट्रू, मतलब फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। दूसरी है व्हाइट पाउडर इज फॉर्म्ड ऑन बर्निंग, बर्निंग के दौरान व्हाइट पाउडर बनता है, किसका बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ये भी ट्रू है। लास्ट वाली इक्वेशन देखते हैं, इट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये भी ट्रू है। एक ही एग्जांपल है, एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं होती भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। यही आपका एग्जांपल है जो कि सी, जो कि आपका आंसर इसके अकॉर्डिंग सही है, और ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स भी है, बट उसने फॉल्स स्टेटमेंट पूछी है तो ये आंसर आपका चला जाएगा। सी 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 बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला आपने आरशी जी। नेक्स्ट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी 32, बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट इज एक्टिविटी टाइम 1.4, जो कि आपके एग्जांपल में मेंशन है, और ये आपका पीवाईक्यू भी है। तो सारे एक्टिविटी हम करेंगे, सारी एक्टिविटी करेंगे, समझेंगे उसको। तो इस एक्टिविटी में होने क्या वाला है, फॉर्मेशन ऑफ स्लेक लाइम विद द हेल्प ऑफ क्विक लाइम, क्विक लाइम से स्लेक लाइम बनाना है, और हाईली विगरस रिएक्शन होती है, और सारे एग्जांपल जो आ रहे हैं एक्टिविटीज वो सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की है, सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। तो जल्दी से देख लेते हैं एक बार क्या होता है जब आप क्विक लाइम, ये आपका क्या है, क्विक लाइम ले रखा था, और क्विक लाइम के अंदर हमने क्या कर दिया, पानी डाल दिया, और पानी डालते ही इतनी विगरस रिएक्शन होती है, देखो कितनी हाई हीट रिलीज हो रही है आपकी रिएक्शन के दौरान। ठीक है, होता क्या है, क्विक लाइम जो आपका होता है कैल्शियम ऑक्साइड, वो पानी के साथ रिएक्ट करके क्या देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है। क्या देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में बहुत सारी आपकी हीट रिलीज होती है। क्या होती है, हीट रिलीज होती है, और इसको हम बोलते हैं क्विक लाइम। आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। और इसे बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम। और यही स्लेक्ड लाइम आपके सीमेंट की फॉर्मेशन में भी काम आता है, सीमेंट बनता है इससे आगे जाके। ठीक है, और ये व्हाइट वॉश में भी काम आता है, किसमें, व्हाइट वॉशिंग में भी काम आता है, और ये आपका पीवाईक्यू है, आगे हम अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कैसे बनता है वो सारी चीजें क्लियर है। तो बहुत ज्यादा हाईली विगरस रिएक्शन होती है। तो क्या क्या चीज बात पता चली इससे, हाईली विगरस रिएक्शन होती है, हाईली विगरस रिएक्शन होती है, और क्या चीज होती है, बहुत हाई अमाउंट ऑफ रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है हीट की फॉर्म में। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होगी। ठीक है, और क्या चीज बोल सकते हैं, आपका स्लेक लाइम फॉर्मेशन होती है, और इस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। ठीक है, ठीक है, एक बार देख लो, ये सारी बातें होगी। हाय हाय, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। सर ये प्रोडक्ट कैसे बना, देखो कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, काफी कुछ चीजें अभी आपको याद करनी पड़ेगी। प्रोडक्ट बना कैसे, धीरे धीरे टाइम आफ्टर चीजें आपको आती जाएंगी, समझते जाओगे, और आप एक टाइम आएगा खुद प्रोडक्ट बनाने लग जाओगे। ठीक है,
इनिशियली होता है, चीजें लर्निंग आती है, धीरे धीरे आपकी मेमोरी के अंदर काफी रिएक्शन जाती है, फिर एक आइडिया क्रिएट होता है, फिर उस आइडिया से आपके मेंटल लेवल उस हिसाब से क्रिएट हो जाता है कि फिर आप रिएक्शन को समझने लग जाते हो। ये बैलेंस इक्वेशन है, आपने जो बैलेंस की है वो 3CaO 2H2O 3CaOH, वो भी हो सकता है बैलेंस है, एक बार मेरे को देखनी पड़ेगी, बट ये भी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और जो कि आपका स्लेट लाइम होता है। यस, आगे आता है प्रॉब्लम प्रैक्टिस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है और आपके 2023 में क्वेश्चन आया हुआ था, देख लो आपका PYQ है, कर दो इसका आंसर, कर दो इसका आंसर। यस पुनीत जी, बोल दिया आपका नाम, चलिए ये आंसर कर दो पुनीत जी। द बैलेंस केमिकल इक्वेशन सोविंग रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर, जल्दी बता दो क्या होगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बताना है, अभी बताइए। अब देख लो आपकी हालत किस में आती है। ठीक है, कर दो कर दो कर दो, क्या ऑप्शन होगा? तो अभी हमने देखा कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन पानी से कराओगे तो आपका मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में मिलेगा आपको बहुत सारी हीट। तो बताओ इनमें से कौन सी सेट हो रही है? ऑप्शन सी ही दिख रहा है मेरे को इसकी तरह, देख लो देख लो, है ना, दिख रहा है? तो चलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही बोला आपने, ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, डू यू नो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ चुकी है, एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, क्या आपको पता है जो आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया है वो यूज होता है एज अ व्हाइट वॉशिंग? जो आपके घरों में जब नया नया पेंट होता है, पेंट से पहले बाहर आप व्हाइट वॉशिंग कराते हो, तो व्हाइट वॉशिंग किसकी होती है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की होती है। और इनिशियली जब वो व्हाइट वॉशिंग होती है, देख सकते हो जिस जगह इसने नई नई व्हाइट वॉशिंग की है वो पूरा व्हाइट नहीं है, पूरा व्हाइट प्रॉपर व्हाइट नहीं है, प्रॉपर व्हाइट नहीं है। आफ्टर एक दिन, 1.5 दिन, 2 दिन बाद वो देखोगे पूरी दीवार आपकी व्हाइट से चमक जाती है, धीरे, इंस्टेंट व्हाइट नहीं होता। क्यों? रीजन इसके पीछे रीजन ये है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो व्हाइट वॉशिंग में काम आता है, बट वो क्या है, जब लगा दिया जाता है वो इंस्टेंट व्हाइट नहीं होता, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है लगने के बाद उससे धीरे धीरे रिएक्ट करता है। क्या करता है? धीरे धीरे रिएक्शन होती है, और रिएक्शन के दौरान आपका बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि होता है आपका लाइमस्टोन। क्या होता है? ये आपका लाइमस्टोन होता है, और इसी लाइमस्टोन की वजह से आपका व्हाइट बिल्कुल ऑफ व्हाइट की तरह चमक चुका होता है, बट ये इंस्टेंट व्हाइट नहीं होता। ठीक है, ये इंस्टेंट व्हाइट नहीं होता, और आपका यहां से क्या निकल जाता है? पानी निकल जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है जो कि आपका है स्लेट लाइम, स्लेट लाइम से बनता है आपका लाइमस्टोन, और ये 2 से 3 दिन लग जाते हैं। कहां से? 2 to 3 डेज लग जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। आफ्टर 2 से 3 दिन बाद आपको पूरी दीवार बिल्कुल चमकती हुई दिखेगी। और आप इससे भी आइडिया लगा सकते हो, इस भाई ने एक कोटिंग करी है, पहली कोटिंग यहां पे कर रखी है, वहां पे पहले कर चुका था, इसलिए व्हाइट काफी हद तक व्हाइट हो चुका है। थोड़ी देर बाद यहां ये नहीं हो रही है, तो ये प्रॉपर व्हाइट नहीं है। मतलब आफ्टर टाइम, स्पैन ऑफ टाइम के साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, और ये स्लो रिएक्शन होती है। ठीक है, तो स्लो रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, लिख दे रहा हूं मैं, स्लो रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड, और जिससे बनता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, और यही देता है आपको शाइनी व्हाइट। लिख दिया है मैंने, इस चीज को याद रखना, ये आपका PYQ भी है, इस चीज को याद रखना, ये आपका PYQ भी है। यस, लाइमस्टोन। ठीक है, यस। नाउ नेक्स्ट इज अदर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देख लेते हैं। पहली आ जाती है आपकी बर्निंग ऑफ कोल। कोल क्या होता है? कोयला। कोयला क्या होता है? कार्बन। और कई लोग कार्बन से परेशान है, आएगा कार्बन भी निपटाएंगे। ठीक है, कार्बन क्या होता है? कार्बन जो कि होता है आपकी सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, और उसकी बर्निंग करोगे, ऑब्वियस बात है, ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर के अंदर से ये ऑक्सीजन मिलेगी ना, और लास्टली कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है, ऑक्सीजन भी आपकी गैसेस फॉर्म में। तो ये होगी बर्निंग ऑफ कोल। दूसरा एग्जांपल आ गया, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। यस, H2 प्लस O2 गिव्स पानी। H2 भी आपका गैस होता है, O2 भी आपका गैस होता है, पानी आपका लिक्विड हो रहा है।
तो ये भी आपकी बैलेंसिंग करनी है। 2 यहां लगा दो, 2 यहां लगा दो। आपको मैंने बता चुका हूं ऑक्सीजन देखो बैलेंस है या नहीं है, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऑक्सीजन बैलेंस होगी। हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे तो 4 करने के लिए यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मामला सेट हो गया। यस, एक क्वेश्चन आ चुका है आपके समक्ष जिसका सीबीएसई ने पूछा था 2023 में, कर दो इसका आंसर। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोसेस, कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन्वॉल्व है, कौन सी रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन से मैच खाती हुई है, ये बतानी है। तो अभी इतनी सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखी, उनमें से एक ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन वाली रिएक्शन आपको दिख रही होगी, था या एंडोथर्मिक। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जब बनता है और साथ में आपकी क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वहां से वाटर आपका रिलीज होता है। तो इसको एग्जैक्ट आपको एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक अभी नहीं बोलना, अभी एग्जैक्ट आपको ध्यान रखना है कि ये अभी हर एक रिएक्शन एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक नहीं होती, समझ रहे हो, टाइम लगता है। तो वो सिर्फ कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। एक बार मैं देख लेता हूं। अरे भाई साहब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी नहीं है, दो से ज्यादा रिएक्टेंट प्रोड्यूस करके आपके दो से ज्यादा प्रोडक्ट भी बन रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। यस, आ जाओ अदर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसका आंसर कर दो। सिंगल प्रोडक्ट थोड़ी बन रहा है, कई बोल रहे हैं इसका आंसर बी है, चेक करते हैं। यस, इसका आंसर बी है, बर्निंग ऑफ कोल। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, बर्निंग ऑफ मीथेन भी आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल नहीं है, एंड डाइजेशन आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल नहीं है। ओके, सेट है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ चुका है आपके समक्ष डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जल्दी बताओ क्या होता है डिकम्पोजिशन। नाम में ही डिकम्पोज, टूटना, एक सिंगल रिएक्टेंट का बिखर जाना मोर देन वन प्रोडक्ट में। देख सकते हो ए भी आपका सिंगल रिएक्टेंट था, उससे आपके मोर देन वन प्रोडक्ट बन रहे हैं, दैट इज डिकम्पोजिशन। सिंगल रिएक्टेंट बिखर गया मोर देन वन प्रोडक्ट के अंदर, दैट इज काइंड ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, तो इसका एग्जांपल है CaCO3, अभी हमने पढ़ा, उसको हीट करते हैं। हाँ भाई, ये जो रिएक्शन है हीट रिक्वायर्ड हो रही है, मतलब ये काइंड ऑफ एनर्जी रिलीज नहीं करी, इसको रिएक्शन को होने के लिए हीट चाहिए, तो ये काइंड ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन में भी आ सकती है आपकी। तो ये टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड में टूटेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। और कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है आपका, क्विक लाइम होता है। क्या होता है, क्विक लाइम। और ये क्या होता है आपका, लाइमस्टोन होता है। और मैं ये बता चुका हूं लाइमस्टोन जो आपकी क्विक लाइम है वो मेक करती है सीमेंट में, कभी काम आती है सीमेंट बनाने में। देख लो भाई, देख लो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज इनटू मोर देन वन प्रोडक्ट आपके पास आ चुका है। यस यस यस, ठीक है भाई, ठीक है, बिल्कुल। क्या खतरनाक एग्जांपल दिया आपने आरशी मैम, क्या आपने एग्जांपल दिया है, ठीक है। हाँ, प्रॉब्लम प्रैक्टिस पे आ जाते हैं। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट टैक्स अभी हमने किया है, और ये आपका PYQ भी है, 2024 में पूछा गया था, अभी रिएक्शन कराइए, जस्ट ताजा ताजा। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो एक्स कंपाउंड के साथ साथ CO2 निकल रही है, वो एक्स कंपाउंड बताना है। तो मैंने अभी बताया था कैल्शियम क्या होगा, ऑक्साइड होगा, जिसको बोलते हैं दूसरे नाम से, इंपॉर्टेंट है, आपको कॉमन नेम आपको पता होना चाहिए, क्विक लाइम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। अस्फी जी गुड इवनिंग, आ जाओ क्वेश्चन करते हैं साथ में, ठीक है। मैं 1 नंबर हूं, 1 नंबर, सब मस्त है, ठीक है। अभी कर रहे हैं हम केमिकल रिएक्शन आइडेंटिफिकेशन, आपके पास क्वेश्चन आ चुका है, इसका आंसर बता दो। अभी मैंने जस्ट बताया इसमें कैल्शियम ऑक्साइड बनती है, जो कि आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन करने में आसानी। सी कौन कह रहा है भाई, सी मत कहो कृष्णा जी, सी आंसर नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम बोलते हैं लाइमस्टोन, ये होता है लाइमस्टोन, और लाइमस्टोन से कैल्शियम ऑक्साइड बनता है जो कि क्विक लाइम होता है, वो एक्स पहचानना था, जो कि ऑप्शन ए है, ठीक है, सुधार लेना इसको, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ गया डिकम्पोजिशन डन इन 3 वेज। 3 तरीके से आप डिकम्पोजिशन कर सकते हो, ठीक है। वो 3 तरीके क्या है, बाय द हीट तड़पा दो फिर डिकम्पोज हो जाएगा, क्योंकि अपने आप चीजें टूटती नहीं है, तोड़ना पड़ता है, और तोड़ने के लिए एनर्जी लगानी पड़ती है। और ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी देनी पड़े, वो सारी एग्जांपल किसके हैं, डिकम्पोजिशन के साथ साथ एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन अभी हम पढ़ेंगे,
वहां पर भी समझेंगे, बट अभी भी मैंने जनरल आपको आइडिया दे चुका हूं। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, बिना रिक्वायर्ड किए आप रिएक्शन को आगे नहीं बढ़ा सकते, तो एनर्जी देनी पड़ती है। और एनर्जी 3 तरीके से दी जा सकती है। आप क्या कर दो, हीट कर दो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो, या फिर आप लाइट दे दो। तो 3 तरीके से आप एनर्जी दे सकते हो, हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट। अगर आप हीट दे रहे हो तो आपने क्या किया, उसके टुकड़े किए, है ना, डिकम्पोज किया है, टुकड़े किए, तो उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। हीट की प्रेजेंस में थर्मल, थर्मल रिप्रेजेंट करता है हीट। इलेक्ट्रिसिटी दिया तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे उसकी, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। और लाइट की प्रेजेंस में फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो हीट की प्रेजेंस में थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, और लाइट की प्रेजेंस में फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। कोई दिक्कत, सेट है ना, सेट है ना भाई। यस, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मोलिसिस जिसको बोलते हैं, सबसे पहले ही हीट की प्रेजेंस में, जो कि आ चुका है आपका एग्जांपल कौन सा है, देख सकते हो, फेरस सल्फेट की क्रिस्टल को आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, और हीट के दौरान क्या क्या चीजें ऑब्जर्व हो रही है वो बतानी है, और ये आपका पीवाईक्यू भी है। अभी इसके बाद क्वेश्चन भी कराऊंगा, जब तक आप सोचो मैं एक बार पानी पी लेता हूं, और आप ऑब्जर्व करना चाहते हो तो एक बार इसको ऑब्जर्व करो, ये आपको आइडिया देने वाला है, काफी कुछ चीजें यहां से पता चल जाएंगी आपको। ठीक है, कर दिया ऑब्जर्वेशन से क्या पता चला, तो काफी कुछ चीजें आपने यहां से ऑब्जर्व कर ली होगी कि फेरस सल्फेट जो FeSO4 है, फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है उसमें हाइड्रेटेड क्रिस्टल होता है, वो पहले क्या होता है, हाइड्रेटेड क्रिस्टल होता है। ठीक है आ जाओ, ये क्या होता है, हाइड्रेटेड क्रिस्टल होता है, जो कि ग्रीन कलर की होती है, ग्रीन कलर का। तो आप देख सकते हो ये क्रिस्टल पहले ग्रीन था, देख सकते हो ये ऐसा क्रिस्टल था फेरस सल्फेट का, और जब इसको हीट किया, हीट करने से वो पहले व्हाइट कलर में जाता है। आप यहां पे नोटिस करना, पहले व्हाइट होता है, फिर बाद व्हाइट होने के बाद रेडिश ब्राउन कलर का क्रिस्टल बनता है। फेरस सल्फेट आपका अलग हो जाता है, और साथ में आपके 7 पानी के मोलिक्यूल अलग हो जाते हैं। अब ये क्रिस्टल आपका यहां पर व्हाइट हो चुका है, क्या हो चुका है, व्हाइट हो चुका है। और इसको डबल कर रहा हूं क्योंकि आगे की रिएक्शन बैलेंस करने के लिए इसको फर्दर जब हीट करोगे आपका बनेगा फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। इसको क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड, ध्यान रखना भाई। और साथ में आपके SO2 एंड SO3 गैस निकलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। और ये जो गैस होती है बहुत ज्यादा एसिडिक नेचर की होती है। ठीक है, एसिडिक नेचर की गैसेस है, और ये एक आपके एयर पॉल्यूटेंट भी होते हैं। ये कुछ कुछ बातें हैं जो बोल रहा हूं, ध्यान रखना, क्योंकि एग्जामिनर कभी भी इनसे क्वेश्चन बना सकता है, कभी भी इनसे क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, आप ऑब्जर्व कर सकते हो, एक बार वापस एक बार रीस्टार्ट हो जाए तो मैं आपको समझाता हूं। ग्रीन से रिएक्शन हो रही है, व्हाइट हो रहा है, देखो व्हाइट हो रहा है, और व्हाइट से फिर ये किस में कन्वर्ट होता है, ये पूरा व्हाइट हो गया। अब ये जला जाएगा रेडिश ब्राउन में, फेरिक ऑक्साइड, जो कि आपको फेरिक ऑक्साइड कलर कौन सा देता है, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। और अगर आप ध्यान से यहां पे भी एक चीज नोटिस कर रहे हो, तो ये जो लड़की है अपने फेस से इसको दूर कर रही है, मतलब ये जो स्मेल निकल रही है ना, ये जो स्मेल, ये जो 2 गैसेस जो निकल रही है ना, इनकी बहुत ज्यादा पंजेंट स्मेल होती है। क्या होती है, पंजेंट स्मेल होती है, इसलिए अपने फेस से इसको दूर रखना। ठीक है, पंजेंट स्मेल होती है। यस रैपर जी, मैंने सुन लिया है, आप कमेंट कर दो। ठीक है, क्लियर है। तो ये था ओवरऑल रिएक्शन, आपको पता होनी चाहिए। और पहले ये ग्रीन होता है, ग्रीन से जाता है व्हाइट में, व्हाइट से चला जाता है रेडिश ब्राउन कलर में। ठीक है, ग्रीन से व्हाइट, व्हाइट से रेडिश ब्राउन। और रेडिश ब्राउन कलर कौन सा होता है, फेरिक ऑक्साइड का। ग्रीन होता है आपके सल्फर आयरन सल्फेट, मतलब जो Fe आयरन सल्फेट भी बोल सकते हो, फेरस सल्फेट भी बोल सकते हो, एक ही नाम है। ठीक है, और ग्रीन से पहले व्हाइट जाता है, व्हाइट जो होता है वो फेरस सल्फेट होता है, ओनली हाइड्रेटेड फॉर्म नहीं होता, और लास्टली उसको फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। ये कुछ कुछ बातें लिखी है,
नोट कर लेना, यही एग्जाम में लिखनी है, ठीक है। आइए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आया हुआ है वो देख लेते हैं। सीबीएसई 2025 में ही क्वेश्चन आया हुआ था, देख लो। और सेम बात पूछ ली, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट का मतलब FeSO4.7s2, जो कि ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। क्रिस्टल आर हीटेड इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, गिव बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन द रिएक्शन एंड क्या क्या होने वाला है वो चीज बताना है। ये सारी चीजें यहां पे मेंशन है, एक बार पढ़ लेना। ये सारी चीज यहां पे मेंशन है, यही उठा के चिपका देना, आपका आंसर वही होगा, ठीक है। सेट है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। यस, आ जाओ। नेक्स्ट आ चुका है आपके समक्ष एक्टिविटी 1.6। ये सारी आपकी थर्मल डिकम्पोजिशन में है। दूसरी एक्टिविटी थर्मल डिकम्पोजिशन है, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट की हीटिंग करनी है, और ये भी आपका PYQ, ठीक है। हर एक एक्टिविटी से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, और उसने बनाए भी है, ठीक है। लेड नाइट्रेट क्या होता है? PB लेड होता है, नाइट्रेट NO3 का होल ट्वाइस। इसको आप हीट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? हीट। तो एक बार मैं दिखा देता हूं लेड नाइट्रेट की हीटिंग में क्या होता है, देख लो एक बार। हीट कर रहा है, ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकल रही है, और ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकल रही है, और उसको फेस के आसपास मत लेकर आना, ये ब्राउन कलर यहां पे अपेयर कर रहा है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग स्मेल होती है। क्या होती है? इरिटेटिंग स्मेल होती है। तो ये कुछ कुछ बातें हैं। तो आपकी लेड ऑक्साइड बनती है, क्या होती है? लेड ऑक्साइड बनती है, और लेड ऑक्साइड जो की होती है आपकी येलो रेजिड्यू होती है। ये कुछ कुछ बातें याद रखना भाई, और आपको दिखाने के लिए लेके आया हो, देख सकते हो आप। ये देखो, ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकल रही है, नहीं निकल रही? और वो फ्यूम्स जो निकलती है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की निकलती है, और ऑक्सीजन गैस भी निकलती है, और यही होती है आपकी ब्राउन फ्यूम्स। ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन फ्यूम्स ही आपकी क्या होती है? इरिटेटिंग स्मेल देती है, इरिटेटिंग होती है, ठीक है, इरिटेटिंग स्मेल, ठीक है। और क्या चीज पता होनी चाहिए? येलो रेजिड्यू। और ये कौन सी रिएक्शन है? एक रिएक्टेंट डिकम्पोज कर रही है, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट दे रहा है, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी? डिकम्पोजिशन। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई, डिकम्पोजिशन हुई। और साथ में ये रिएक्शन अपने आप नहीं होती, इसको हीट देनी पड़ती है, और ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी देनी पड़ रही है, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक। क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। लिख लो एक बार, लिख लो लिख लो लिख लो। नॉट, इट्स नॉट अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भाई, ठीक है। आर्शी इज नॉट अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके रैपर जी, ले लिया आपका नाम, खुश। आइए देख लो भाई, ये सारी ऑब्जर्वेशन, और यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। आइए एक बार उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन आया था 2024 में, जल्दी आंसर कर दो। और कैसी हालत है? एक मिनट, हालत वाली चीज नहीं लगाई क्या? कोई बात नहीं, कर दो। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड, बॉइलिंग ट्यूब के अंदर क्या होगा? तो क्या क्या चीज बन रहा था, एक बार जल्दी से देख लो। क्या क्या चीज बन रहा था? क्या क्या चीज? लेड ऑक्साइड बन रहा था, NO2 बन रहा था, एंड O2 बन रहा था। बस यही चीज तो पहचाननी थी, बस खेला खत्म हो गया, यही आंसर है। चेक लो, लेड ऑक्साइड, NO2, O2, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी थर्मल डिकम्पोजिशन हमने खत्म कर दिया, अब चल रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रिक करंट देके, करंट देना है, उससे रिएक्शन होगी, वरना रिएक्शन नहीं होती। ऐसी बहुत सी रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट की रिक्वायरमेंट होती है। यस, ऑप्शन ए नहीं भाई, ऑप्शन डी। ध्यान से देखो, N2O नहीं बनता, NO2 बनता है। कई यहां पे फंस गए भाई, ऑप्शंस को ढंग से देखना, नहीं तो फाइल निपट जाएगी। आपको पता होगा, अब मुझे पता है आपको आंसर सही आएगा, बट निपट जाएगी फाइल, क्योंकि 2 इधर उधर कर रखा है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। पुनीत जी हैप्पी बर्थडे, ठीक है। आ जाओ इस क्वेश्चन को करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमें क्या करना है? इलेक्ट्रोलिसिस, जिसको दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। पानी को टुकड़े करने हैं, पानी के टुकड़े करने हैं। चलो पानी ले लो, उसमें इलेक्ट्रिक करंट डाल दो। क्या डाल दो? इलेक्ट्रिक करंट डाल दो। तो ये आपका पानी टुकड़ा हो जाएगा, टूट जाएगा H2 और O2 में। बैलेंस कर दो, 2 वाटर मॉलिक्यूल यहां लोगे, 2 यहां ले लोगे, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। ये होगा। अब क्या चीज याद करने वाली है जो एग्जामिनर क्वेश्चन ने पूछा हुआ है, और वो आपके PYQ को लेके आया हूं। ध्यान रखना, हाइड्रोजन जो मिलता है आपको, हाइड्रोजन जो मिलता है, यहां लिख रहा हूं, कैथोड पे मिलता है। कहां पे मिलता है? क्योंकि 2 तरीके इलेक्ट्रोड होते हैं, यहां पे एक बार देख लो।
ये मैंने बैटरी का थ्रू बैटरी सेटअप दिखा रखा है। यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है और बहुत सारी क्या निकल रही है, ऑक्सीजन गैस यहाँ पे इवोल्व हो रही है, देख सकते हो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपकी इवोल्व हो रही है। तो इलेक्ट्रोड कौन कौन से इलेक्ट्रोड पे क्या क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगी कैथोड पे, ऑक्सीजन मिलेगी आपकी एनोड पे, खत्म। ठीक है, एक तो ये बात याद रखनी है। दूसरी क्या बात याद रखनी है, वॉल्यूम ऑफ गैस रेशो। गैस रेशो का वॉल्यूम आपसे पूछ सकता है, गैस का वॉल्यूम रेशो पूछ सकता है। तो वॉल्यूम देखो यहां पे 2 मोल H2 और 1 मोल O2 बन रहा है, तो वॉल्यूम का रेशो क्या होगा, 2:1 होगा। और मास रेशो मेरी तरफ से याद कर लो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मास रेशो आपका 1:8 होता है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, ये 2 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। और आप देख सकते हो इलेक्ट्रोलिसिस का आपके पास एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन भी आपके सामने लेके आया हूं। ठीक है, ठीक है भाई। ठीक है, यस। क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था, सीबीएसई 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, आपके समक्ष आ चुका है। एक क्वेश्चन थोड़ा इसमें एक और चीज एड ऑन हो रखी है, वाइल इलेक्ट्रोलाइजिंग वाटर, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान पहले रिएक्शन कराने से पहले आप सम ड्रॉप ऑफ एसिड क्यों ऐड करते हो पानी के अंदर, क्योंकि जो आपका प्योर वाटर है, प्योर वाटर है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसलिए उसको अच्छा इलेक्ट्रोलाइट बनाने के लिए हम फ्यू ड्रॉप क्या करते हैं, एसिड की फ्यू ड्रॉप्स ऐड करते हैं। क्या करते हैं, फ्यू ड्रॉप उसमें ऐड करते हैं। और ड्रॉप जैसे ऐड करते हैं तो आपका क्या बन जाता है, आपका बन जाता है यहां पर अच्छे खासे अलाउ कर देता है, ये अलाउ कर देता है करंट पास थ्रू देम, पास थ्रू देम। एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट बनाने के लिए हम इसको क्या कर देते हैं, उसमें क्या डाल देते हैं, फ्यू ड्रॉप एसिड के मिक्स कर देते हैं। इसका आंसर यहां तक है। और फिर बाद में आपको बताना है कि जब नेम द गैस लिबरेटेड एट कैथोड एंड एनोड, जो कि मैं बता चुका हूं, कैथोड पे हाइड्रोजन, एनोड पे आपके ऑक्सीजन। और राइट द रिलेशन बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड। तो वॉल्यूम का रिलेशन क्या होगा, 2:1 होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें बतानी है, एनोड और वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट द कैथोड। तो हाइड्रोजन जो कलेक्ट होगी वो 2 में होगी और ऑक्सीजन जो आपकी 1 होगी। ये चीज बतानी थी, वॉल्यूम रेशो पूछ लिया था, सिंपल। ठीक है, तो सिंपल आंसर था, ये कर दिया हमने। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन पर आ जाते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन होगी। अब लास्टली है आपकी फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, वो भी एक एक्टिविटी के दौरान समझेंगे, और ये आपका पीवाईक्यू ही है, ये भी आपका पीवाईक्यू है। ठीक है, आगे है एक्टिविटी जिसमें क्या कर रहा है, चाइना इसके अंदर सिल्वर ब्रोमाइड ले रखा है या सिल्वर क्लोराइड ले रखा है, और फर्दर लाइट की प्रेजेंस में कुछ रिएक्शन हो जाती है और वो ग्रे कलर में चेंज हो जाता है। वही चीज समझनी है कैसे हो रही है। ठीक है, चलो कर दो। तो AgCl हो, जो कि आपका व्हाइट कलर का होता है, AgCl। ठीक है, व्हाइट कलर के होते हैं। मैं ढंग से एक बार मिटा देता हूं कि आप ढंग से देख पाओ। क्या, AgCl जो कि आपकी व्हाइट कलर की होती है, व्हाइट कलर की, उसको आपने सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट को HNU भी लिखता हूं मैं, सनलाइट भी लिख सकते हो, HNU भी लिख सकते हो, S.L भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। ये टूट जाता है Ag में और Cl2। अब बैलेंस कर दो, 2 Cl है यहां पर तो 2 करना पड़ेगा, 2 Ag हो गए तो 2 यहां पर कर देना। और ये जो Ag है वही आपका ग्रे कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको कैप्ट किया जाता है ब्लैक कलर बोतल के अंदर। क्यों, क्योंकि ये हेल्प करता है प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट, प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट। काफी रिएक्शन है जो सनलाइट की प्रेजेंस में हो जाती है, इसलिए उनको सनलाइट से बचा के रखने के लिए उसको ब्लैक कलर सील बोतल के अंदर पैक करके रखा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। यूज क्या होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में यार, हर एक कंसेप्ट से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बना चुका है एग्जामिनर, हर एक कंसेप्ट से। यस, इस काइंड ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन के ही टाइप पढ़ रहे हैं, तो ये सारी आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। आपकी थर्मल डिकम्पोजिशन होगी या फिर आपकी इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन होगी, और लास्टली आ चुकी है आपकी, क्योंकि डिकम्पोजिशन तो हेडिंग ही है भाई, डिकम्पोजिशन तो हेडिंग ही है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, सेट है, यस। अब चलते हैं कुछ बातें, हाँ एक और एग्जांपल ले लेते हैं AgBr का।
सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, एच न्यू की प्रेजेंस में 2Ag प्लस Br2 में टूट जाएगा। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल आपके एग्जामिनर ने AgCl के सिवा एक और एग्जाम्पल पूछा हुआ है जो कि आपका नेक्स्ट आपके पास आ चुका है। CBSE 2023 में ये आंसर पूछा हुआ था। केस बेस्ड क्वेश्चन बना के आया हूं। ये क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं आया था, ये क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं आया था, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आया था। मैंने उस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को MCQ में कन्वर्ट किया है कि आप थोड़ा सा टाइम बचा सके, हम क्लास में ज्यादा टाइम बचा सके। पहला क्वेश्चन आ चुका है इस स्टेटमेंट से बेस्ड, व्हाट वाज द इनिशियल कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड बिफोर कीपिंग इन द सनलाइट। हमें ये स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने अभी तक फंडा समझा चुका हूं। तो बताओ इनिशियल कलर क्या था, व्हाइट से क्या बना था, ग्रे, तो इनिशियल क्या था उसका कलर, व्हाइट, जो कि ऑप्शन सी है। दूसरा क्वेश्चन कर दो, दूसरा क्वेश्चन कर दो, ये रहा, Which type of reaction take place when silver chloride change into silver to expose to the sunlight। बताओ कौन सी रिएक्शन हुई थी, कौन सी टाइप की रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, बता दो कौन से टाइप की रिएक्शन है, बता दो यार, ऑब्वियस बात है यार। AgCl टूट के एक से ज्यादा प्रोडक्ट दे रहा है, तो कौन सी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी से दो क्वेश्चन और लेकर आए हैं। ये रहा तीसरा क्वेश्चन आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द रिएक्शन दैट टुक प्लेस। बताओ, रिएक्शन पूछ ली भाई, और ये भाई वो क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन है, उसको MCQ फॉर्म में कन्वर्ट करके ले गया हूं। ठीक है, बिल्कुल सी एंड डिकम्पोजिशन, बिल्कुल सही बोला, ये वाला आंसर कर दो। तो AgCl किस में टूट जाता है, 2Ag, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखना ही है, कहीं इसको बोल दो आंसर 2 चला जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, सी नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, ऑप्शन बी। सी किसका, पीछे वाला का तो नहीं देख रहे, हाँ बिल्कुल पीछे वाले का सी आंसर है, इसका बता दो, इसका आंसर है बी। नेक्स्ट आ चुका है, द रिएक्शन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन सनलाइट इज यूज्ड। बताओ कौन से रिएक्शन है, द रिएक्शन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज इन सनलाइट इज यूज्ड, यूज पूछ लिया भाई, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, जो कि फोटोग्राफी यहां पे मेंशन करेगा, कोई ब्लैक एंड व्हाइट नहीं बोला तो आप आंसर इस पे सिलेक्ट कर सकते हो। खत्म खत्म, ये तो किसी का भी आंसर नहीं है भाई, ये तो किसी का भी आंसर नहीं है। ठीक है, आ जाओ, नेक्स्ट आ चुकी है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो कर देते हैं आपको डिस्प्लेस, नाम में ही है, एक कोई आएगा उसको डिस्प्लेस कर देगा। तो आइए एक डेमोन्स्ट्रेशन से उसको समझते हैं, एक फनी डेमोन्स्ट्रेशन लेके आए। देखो, मैग्नीशियम जो कि स्ट्रॉन्ग है, वो कहता है कॉपर को 12, मेरे को चाहिए सल्फेट, तो मैग्नीशियम एक स्ट्रॉन्ग है, देखो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट ने उसके कंपाउंड से उसको डिस्प्लेस कर दिया, यही होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या, रिएक्टिव एलिमेंट्स, रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस, हाई रिएक्टिव लिख सकता हूं मैं, हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लो रिएक्टिव एलिमेंट, लो रिएक्टिव एलिमेंट, कहां से, फ्रॉम इट्स कंपाउंड, फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो ये एग्जांपल था, मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट को मैग्नीशियम सल्फेट बना देता है, कॉपर बाहर निकल सकता है, क्योंकि मैग्नीशियम देखो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स है और कॉपर कौन है, लोअर, तो देखो मैग्नीशियम ने कॉपर को बाहर निकाल दिया, क्योंकि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। एक और एग्जांपल लेके आया हूं, ये रहा आपके समक्ष। ठीक है, तो ये आप समझ लेना। ठीक है, जिंक की रिएक्शन H2SO4 के साथ जिंक सल्फेट बन जाता है, क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। देखो जिंक कहां पर है, यहां पर है, हाइड्रोजन यहां इन दोनों के बीच में आता है, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो जिंक ने सल्फेट को छीन लिया, हाइड्रोजन बेचारा बाहर निकल गया, वो बेचारा नाराज है कि इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं आपके, एक और एग्जांपल देता हूं, जिंक की रिएक्शन कॉपर सल्फेट से, क्योंकि आप यहां से रिलेट कर सको बिल्कुल। तो जिंक देखो कहां है, कॉपर कहां है, तो ऑब्वियस बात है जिंक कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और जैसे डिस्प्लेस करेगा जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर बाहर निकल जाएगा, यही खेला था। तो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। हाँ, बट ये रिएक्शन उल्टी नहीं होगी, कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, एग्जामिनर यहां फंसाता है और आपसे क्वेश्चन पूछेगा।
ठीक है, एग्जामिनर यहां फंसाएगा और आपसे क्वेश्चन पूछेगा और आप फंसना मत। ठीक है, तो कई इमेजेस लेकर आ रहा हूं जिससे आपको समझ पाओ। तो मेहनत लगी है स्लाइड बनाने में, तो इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन। और अब इसके ऊपर एक पीवाईक्यू कर लेते हैं। पीवाईक्यू करेंगे, एक कुछ एक्टिविटीज है उनको भी निपटाते हैं साथ में, एंड में करते हैं पीवाईक्यू। नेक्स्ट है आयरन नेल, ये भी इस काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के अंदर डाल दो। क्या अभी हमने ये वाला काम किया था, नहीं किया था? याद करो, इनिशियल जब मैं पढ़ा रहा था तब मैंने आपको वो डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया था। आयरन नेल के अंदर को कॉपर सल्फेट के अंदर डाल दो, ये मैंने डाल दिया भाई। आयरन ऐसी थी ग्रे कलर की, उसको ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया। तो करते हैं भाई, आयरन क्या होता है Fe, उसकी रिएक्शन किससे, कॉपर सल्फेट CuSO4 से करा दो। और आपको पता है रिएक्टिविटी सीरीज देख लो, आयरन कहां पर है और कॉपर कहां पर है। ऑब्वियस बात है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है, डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट से, कॉपर बाहर आ जाएगा, FeSO4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, FeSO4, और कॉपर बाहर आ जाएगा। कॉपर सल्फेट का कलर याद रखना हमेशा ब्लू होता है। क्या होता है, ब्लू। और जैसे ही उसने डिस्प्लेस कर दिया, ब्लू कलर डिसअपियर हो जाएगा और आयरन सल्फेट बनेगा जिसका कलर होता है पेल ग्रीन। क्या होता है, पेल ग्रीन होता है। ठीक है, और कॉपर जो बनता है वो सॉलिड फॉर्म में डिकम्पोज हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा और वो जमा हो जाएगा आयरन की कील के ऊपर, जो कि यहां देख सकते हो, कॉपर कील के ऊपर जमा हो जाएगा। और कैसे होगा, देखो ये देखो सॉल्यूशन, देखो आपका सॉल्यूशन का कलर क्या हो गया, लाइट ग्रीन हो गया, जिसको बोल सकते हैं हम पेल ग्रीन। आप देख भी सकते हो, आप देख भी सकते हो। और ये आपका रेडिश ब्राउन कलर आपका किस पे डिकम्पोज हो जाएगा, आयरन नेल के ऊपर हो जाएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है और ये आपका पीवाईक्यू भी है। अभी क्वेश्चन देख लेंगे सारे। ठीक है, देख सकते हो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। कॉपर मेटल ऑन आयरन, कॉपर मेटल आयरन के ऊपर जम जाता है, जो कि यहां दिख नहीं रहा, जो कि यहां आप प्रॉपर्ली देख सकते हो, इसमें देख सकते हो या फिर इसमें देख सकते हो, जो कि आप इसमें देख सकते हो या फिर इसमें देख सकते हो। बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला। गोल्ड, भाई साहब गोल्ड कहां से ले आए, गोल्ड की तो रिएक्शन ही नहीं कराई। ठीक है, गोल्ड तो रिएक्टिव कम से कम करता है और वो अपनी एलिमेंटल स्टेट में रहना पसंद करता है। ये भी आपका पीवाईक्यू है। ठीक है, ये भी आपका पीवाईक्यू है। ओके, सेट है मामला, कर दो। यस, प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर दो भाई, सीबीएसई 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है, कर दो। अभी आपने निपटा दिया इसको। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंज फ्रॉम, अभी देखा आयरन को कॉपर सल्फेट में डालोगे, ब्लू कलर का पेल ग्रीन बन जाएगा, जो कि यही आंसर पूछा है, ब्लू टू पेल ग्रीन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो हालत हुई नहीं आपकी। नेक्स्ट आ जाती है, नेक्स्ट रिएक्शन है इंपॉर्टेंट भाई, इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी 1.9। ये भी आपका पीवाईक्यू, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। जिंक ग्रेनुअल्स की रिएक्शन एसिड के साथ। क्या, जिंक ग्रेनुअल की रिएक्शन एसिड के साथ। आपने क्या किया, एसिडिक सॉल्यूशन ले लिया, उसमें जिंक का ग्रेनुअल्स टुकड़े कुछ डाल दिए। आफ्टर दैट क्या होने वाला है, करते हैं भाई। जिंक की रिएक्शन H2SO4 के सॉल्यूशन में डाल दिया तो क्या होगा, जिंक हाइड्रोजन, देखो लेड और कॉपर के बीच में आपका हाइड्रोजन आता है, तो जिंक कहां पर है, यहां पर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स है, तो ये भी एक काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कितने सारे एग्जांपल हमने देख लिए। इट्स ओके, इट्स ओके। ठीक है, हाँ भाई, तो जिंक क्या करेगा, जिंक सल्फेट बना देगा, जिंक सल्फेट बना देगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। और हाईली विगरस रिएक्शन होती है, क्या होती है, हाईली विगरस रिएक्शन होती है, विगरस रिएक्शन। टेम्परेचर राइज कर जाता है, क्या कर जाता है, टेम्परेचर राइज कर देता है। तो एक काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होती है। ठीक है, टेम्परेचर राइज कर जाता है। ठीक है, और H2 गैस को कंफर्मेशन आपके एग्जामिनर पूछने लग गया है, कैसे कंफर्म करेंगे कि H2 गैस निकली है नहीं निकली। तो H2 गैस आपकी निकलती है, उसको चेक करने के लिए क्या करोगे, उसके आसपास क्या करोगे, ये H2 गैस को पास करोगे वाटर सॉल्यूशन के अंदर, और वो वाटर सॉल्यूशन के अंदर जाके क्या करेगा, आपके बबल्स बनाएगा। क्या बनाएगा, बबल्स बनाएगा। और वो कैंडल जैसे आसपास लेकर आओगे, वो बबल्स क्या करेगी, आपकी पॉप साउंड क्रिएट करेगी। क्या करेगी, पॉप साउंड क्रिएट करेगी। पॉप साउंड अगर आपकी क्रिएट हो रही है तो आप समझ लेना कि आपका हाइड्रोजन गैस वहां पे इवोल्व हो रही है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस आपकी इवोल्व हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने, पॉप साउंड। क्लियर है, यस। देख सकते हो ये डेमोन्स्ट्रेशन आपको आइडिया देगा
जिंक को हमने HCl के अंदर डाल दिया। सिमिलरली आप हाइड वो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डालोगे तब भी आंसर आ जाएगा। देख सकते हो कितनी सारी गैस निकल रही है, आप ध्यान से देख सकते हो। आप गैस का इवोल्यूशन कितना ज्यादा हो रहा है। बबलिंग हो रही है, देखो यहां पे ध्यान दो, बबलिंग हो रही है, गैस भी निकल रही है, देखो कितनी सारी गैस निकल रही है, बबलिंग भी हो रही है। वो बबलिंग किस चीज की हो रही है, हाइड्रोजन गैस की हो रही है। और जैसे आसपास आप कैंडल लेकर जाओगे वो पॉप साउंड क्रिएट करेगा, और ज्यादा से ज्यादा गैस निकालोगे तो हो सकता है आग भी लग जाए, तो हो सकता है आग भी लग जाए। ठीक है, और बबलिंग देख सकते हो आप, यहां से भी आइडिया लगा सकते हो। सेट है, तो इस प्रकार की चीजें होने वाली हैं। तो आइए प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं। ये आ चुका है आपके पास, जल्दी बता दो। सीबीएसई 2022 का क्वेश्चन है, स्टडी द डायग्राम, जो कि ये है, जो कि अपने जिंक ग्रैन्युल्स को हाइड्रोजन गैस रिलीज होते हुए देखे। तो बताना है आपको कि कौन सी गैस रिलीज होती है और पॉपिंग साउंड, कौन सी आवाज आती है चेक करने के बाद, विच कैन बी टेस्टेड यूजिंग अ बर्निंग स्प्लिंट। तो होता क्या है उस समय बताना है। तो आप देख सकते हो हाइड्रोजन गैस बनती है विच ऑन बर्निंग प्रोड्यूस पॉपिंग साउंड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज ऑफ आयंस, या फिर इससे समझो, ठीक है, आयंस का एक्सचेंज होना, गिफ्ट का एक्सचेंज करना, इससे भी आप समझ सकते हो। या फिर तू मेरी वाली ले जा, मैं तेरी वाली ले जाऊं, इस प्रकार से भी आप समझ सकते हो। ठीक है, करना नहीं है ऐसा। ठीक है, एग्जांपल देता हूं, होगा क्या, एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, वही होता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट। एक्सचेंज ऑफ आयंस ही होता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एक बार उसने डिस्प्लेस किया, एक बार उसने डिस्प्लेस किया, डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे एग्जांपल ले लिया सोडियम सल्फेट विद बेरियम क्लोराइड, और ये आपका PyQ है, ये आपका PyQ है, इंपॉर्टेंट है। तो इस रिएक्शन को याद रख लो, और बैलेंसिंग भी ध्यान में रखनी है। सोडियम सल्फेट क्या होता है, Na2SO4, उसकी रिएक्शन किससे, BaCl2 से। तो होगा क्या, 2 NaCl निकल जाएंगे और आपका मिलेगा एक BaSO4, जो कि होती है आपकी PPT। क्या होती है, PPT होती है, और ये PPT होती है आपकी व्हाइट कलर की। ठीक है, व्हाइट कलर की PPT फॉर्म, ठीक है, व्हाइट कलर की PPT बनती है, ध्यान रखना, व्हाइट कलर की PPT बनती है भाई साहब। ठीक है, और इंपॉर्टेंट है। तो इसने क्या किया, सल्फेट ये ले गया, क्लोरीन ये ले गया, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। ठीक है, प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लो भाई साहब। सीबीएसई 2024 में क्वेश्चन पूछा था, बताओ इनमें से कौन सी रिएक्शन डिफरेंट है। क्वेश्चन यही पूछा, आइडेंटिफाई द रिएक्शन दैट डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3। 3 में से कोई डिफरेंट है, उस डिफरेंट को पहचानना है। तो देख सकते हो NaCl AgNO3, NO3 वो ले गया, Cl ये ले गया, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट। ये वाली देखो ZnCl2 H2S, S वो ले गया, Cl वो ले गया, ये रिएक्शन होगी। इसमें क्या हुआ, SO4 वो ले गया, NO3 ये ले गया, ये रिएक्शन होगी। सिर्फ यही हुआ है, इसमें क्या हो रहा है, 2 रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं, जो कि होता है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, और हमें डिस्प्लेसमेंट पहचानना था, 3 डिस्प्लेसमेंट है, एक ही कॉम्बिनेशन है, और यही आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यही पहचानना था, यही पहचानना था भाई। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। सोडियम सल्फेट रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड, अभी कराई है, जस्ट रिएक्शन लिखिए ताजी ताजी, और आप देख लो भाई, देख लो, डेमोन्स्ट्रेशन भी लेके आया हूं, देख लो। सोडियम सल्फेट दोनों ही कलरलेस होते हैं। आपका सोडियम सल्फेट देख लो, जब तक देखो मैं जब तक रिएक्शन लिख रहा हूं, Na2SO4, और उसकी रिएक्शन किससे, बेरियम क्लोराइड से कराओगे। ठीक है, ये भी कलरलेस होता है, ये भी कलरलेस होते हैं, दोनों कलरलेस होते हैं। जैसे ही उसको पानी के अंदर डाला, मतलब उस पानी के अंदर नहीं, सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ घुसा, मतलब गिराया, मतलब बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के अंदर सोडियम सल्फेट डाला, या फिर किसी के अंदर किसको डाल दोगे, तब आपका क्या होगा, 2 NaCl निकल जाएगा, एंड आपका BaSO4 बनेगा, बेरियम सल्फेट, और यही आपकी PPT बनती है। यही PPT आपकी इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है, इनसॉल्युबल होता है और सेटल डाउन हो जा रहा है। देखो, ध्यान से देखो। ठीक है, आप देख सकते हो, इनिशियली दोनों कलरलेस थे, इनिशियली दोनों कलरलेस थे, और जैसे डाला PPT बननी चालू हुई, और वो सेटल डाउन हो चुका है, वो सेटल डाउन हो चुका है। बी, बिल्कुल आंसर बी है उसका। जल्दी आएगा कार्बन कंपाउंड। ठीक है, दिन एज अ स्पेसिफिक आपको डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे। हम पहले ये पढ़ेंगे,
फिर पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल्स नॉन मेटल, लास्टली आएगा कार्बन कंपाउंड। जल्दी आ जाएगा, इसी वीक में हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। यस हाँ भाई, तो ये कुछ था आपको पता होना चाहिए, और आपके सामने आ चुका है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, और ये सारी चीजें एक बार पढ़ लेना आप। नेक्स्ट आ जाइए प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन है सीबीएसई 2025 का क्वेश्चन आ चुका है, और आपके पास इस ऑप्शन को करने का केस बेस्ड क्वेश्चन है। आपके पास पहला क्वेश्चन आ चुका है एमसीक्यू की फॉर्म में, और ये आपका पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू इस फॉर्म में नहीं था, इस फॉर्म में कन्वर्ट करके लेके आया हूं, क्योंकि आपको एमसीक्यू करने में थोड़ा कम टाइम लगेगा और क्लास इंटरेक्टिव रहेगी। What change is observed when sodium sulfate solution is added to the barium chloride solution? अभी देखा पिपड़ी बन जाती है, white precipitate form. Option B is the correct answer. Option B is the correct answer. Next, which compound forms the white precipitate? कौन बनाता है? किसका white precipitate बनता है? बेरियम सल्फेट का, हमने देखा अभी, ठीक है। Next, which type of reaction does the experiment represent? अभी देखा कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये आपका होमवर्क है, और अभी मैंने इसको करवाया है, और आपका काम है उसको बैलेंस करना, ठीक है। पीछे एक बार देख भी लेना, वही है रिएक्शन, मेरे को वापस लिखनी पड़ेगी। नेक्स्ट है लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड, जल्दी से कर दो। लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड, ये रहा, देख सकते हो डेमोन्स्ट्रेशन। दोनों ही कलरलेस थे, जैसे ही डाला पोटेशियम आयोडाइड के अंदर आपको येलो पीपीटी मिली। आइए देखते हैं क्या होता है। लेड नाइट्रेट क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस, उसमें क्या डाल दिया आपने, पोटेशियम आयोडाइड डाल दिया। क्या डाल दिया, पोटेशियम आयोडाइड। और होगा क्या, KNO3 निकल जाएगा, KNO3 निकल जाएगा, और PbI2 बन जाएगा। देख लो, और PbI2 ही आपको क्या देता है, यही आपकी पीपीटी होती है, येलो कलर की पीपीटी मिलती है। देख सकते हो, देख सकते हो भाई, दोनों कलरलेस थे, दोनों कलरलेस थे, जैसे ही डाला येलो पीपीटी बनी और सेटल डाउन हो गया, और इस प्रकार का गाढ़ा सॉल्यूशन मिल गया आपको। ठीक है, ठीक है, इजी है ना, सेट है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। चलिए, तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। लेड नाइट्रेट ये भी एक काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट है हु गिव्स हीट हु स्टिल हीट्स, बताओ किस रिएक्शन को हीट की रिक्वायर्ड होती है और किस रिएक्शन में हीट इवोल्व होता है। ऐसी रिएक्शन को हम दो नाम से पहचानते हैं, एक होती है एक्सोथर्मिक, एक होती है एंडोथर्मिक। तो सबसे पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है, देखो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी निकलती है। जैसे आप मैच स्टिक को जला रहे हो, हीट निकल रही है, फुलझड़िया जला रहे हो, हीट निकल रही है। देखो कितनी बड़ी बड़ी रिएक्शन आपके पावर प्लांट्स में हो रही होती हैं, एंड एक्सप्लोजन इज काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये सारी आपकी एक्सोथर्मिक। दूसरी एंडोथर्मिक रिएक्शन, देख सकते हो, देख सकते हो भाई, देख सकते हो, चाय बनाते हो या सॉल्ट को पानी के अंदर मिक्स करते हो, या पानी को चीनी को पानी के अंदर मिक्स करोगे तो अपने आप नहीं होती, ज्यादा चीनी मिक्स करने के लिए उसको हीट देनी पड़ती है। ठीक है, इवोपरेशन, कुकिंग, ये सारे आपके क्या होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं एक एक करके, इन दोनों रिएक्शन को देखते हैं। सबसे पहले आ जाती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज्ड होती है। एनर्जी रिलीज्ड, ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी क्या हो, रिलीज्ड ड्यूरिंग रिएक्शन, ड्यूरिंग रिएक्शन। ठीक है, तो याद रखना, तो A + B गिव्स C, उससे हीट निकल रही है, और ये हमने पढ़ लिया, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ही हीट रिलीज हो रही थी, और हमने सब कुछ पढ़ लिया है भाई। ठीक है, तो रेस्पिरेशन एक का बहुत अच्छा एग्जांपल है। रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होता है उसमें एनर्जी निकलती है, फूड में से एनर्जी निकालने का प्रोसेस ही आपकी क्या होती है, रेस्पिरेशन, और एनर्जी निकल रही है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आपका ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6, और उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ब्रेकडाउन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी, और एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये आपकी कौन सी हुई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। नेचुरल गैस क्या होता है, आपका मीथेन होता है। मीथेन जो होता है वो उसकी बर्निंग करोगे CH4, तो यहां पे भी क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी निकलेगी। और एक बहुत प्यारा एग्जांपल आपके सामने लेके आया हूं, जो मीथेन गैस है ना, वो बड़े बड़े कहीं ऐसी मतलब जहां पर बर्फीली जगहों पे बर्फ के अंदर मीथेन गैस आपकी ट्रैप होती है, थोड़ा सा गड्ढा करते हो, मीथेन गैस वहां से निकलती है।
और जैसे ही आप आग ले जाओगे बहुत भयानक रिएक्शन हो सकती है, आपके सामने लेके आ जाओ। तो मीथेन जैसे ही आप देख सकते हो, ये देखो बर्फ नहीं जल रही होती, आपकी आइस नहीं जल रही होती। हम बोल सकते हैं, यहाँ पे लोग बोलते हैं कि आइस जल गई, ऐसा नहीं होता। आइस के अंदर ट्रैप्ड होती है आपकी मीथेन, और वो मीथेन आपकी जलती है। तो देखो उसने गड्ढा किया, माचिस लगाई, और देन देखो आग लगी। वहां तो इतना भयंकर गड्ढा किया, ज्यादा से ज्यादा, जैसे गड्ढा निकला, गड्ढा किया, गैस बाहर आने लगी, तुरंत उसने आग लगा दी। देखो कितना भयानक रिएक्शन में। मीथेन गैस की बर्निंग बहुत खतरनाक है। तो ये पढ़ लेना, मीथेन समटाइम्स गेट ट्रैप्ड इनसाइड द आइस, हाईली फ्लेमेबल गैस होती है मीथेन गैस। ठीक है, ओके, देख लो एक बार, ढंग से देख लो, काम की चीज है भाई। आगे आ जाते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इन द कंपोस्ट। ये भी आपकी क्या होती है, जो कि आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसमें हीट निकलती है, एनर्जी निकलती है, सॉरी। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जो कि हमने पढ़ लिया है, दिखाया था, देख लो भाई कैसे होता है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, 2MgO, 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO, और साथ में क्या निकलती है, हीट निकलती है। तो ये भी हीट रिलीज हो रही है, तो एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट है क्विक लाइम की रिएक्शन वाटर के साथ, हमने ये वाली देख रही है, सारी वापस रिपीट हो रही है। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर डालोगे तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जो कि स्लेग लाइम होता है, और साथ में आपकी हीट निकलती है। ये भी हीट रिलीज हो रही है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट रिलीज हो रही है, तो एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट रिक्वायर्ड होती है, रिएक्शन को करने के लिए हीट की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज नहीं होती। ये भी पढ़ ली हमने, तोड़ने में हीट देनी पड़ती है। तो ये कौन सी रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सारी आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन थी। ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने के लिए आपको हीट देनी पड़ रही थी, अदरवाइज नहीं होती। समझ गए? जैसे एग्जांपल में देख सकते हो, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, सारी आपकी, और ये सारी रिएक्शन वापस रिपीट होगी। आपको आती है इसलिए मैंने वापस दिखा दी आपको। ओके, एक बार देख लो, मैं जस्ट थोड़ा सा जल ग्रहण कर लूं। ठीक है भाई, सेट है? ओके, तो ये सारी आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन है जो मैंने यहां पे कवर कर दी है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं प्रॉब्लम प्रैक्टिस। आपके एग्जाम में 2022 और 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बस जस्ट एक बार देख के बताओ। ग्लूकोज से ऑक्सीजन निकाल के हीट रिलीज हो रही है, तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, एक्सोथर्मिक, और इसको तोड़ने के लिए हीट देनी पड़ रही है, तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, एंडोथर्मिक। जस्ट ये पहचानना था, इसको, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, और ये दो क्वेश्चन को बड़े फॉर्म में लिखा हुआ था, मैंने इसको एमसीक्यू फॉर्म में कन्वर्ट करके लेके आया हूं कि हम अपना टाइम बचा सके। ठीक है, यस आयुष भाई, अनीश त्रिपाठी जी, बिल्कुल। देखो, तो बोथ आर डिस्प्लेसमेंट, ऐसी बात नहीं है। फर्स्ट इज एक्सोथर्मिक, सेकंड इज एंडोथर्मिक, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, हेलो हेलो हेलो। ठीक है, अभी यहां पे चल ध्यान देते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पे आगे, और हम अपने इस चैप्टर के लास्ट पॉइंट पे आ चुके हैं। यस, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन, एक बार देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन जल्दी से एक बार देख लो, और एक जगह हम देखेंगे रिडक्शन को। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, आपके गेन होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है, ऑक्सीजन का गेन। रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है, हाइड्रोजन का गेन। ठीक है, हाँ भाई, ऑक्सीडेशन में और क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या हम बोल सकते हैं लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन। ठीक है, यहां पे क्या लिख सकते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्या बोल सकते हैं हम, लॉस ऑफ ऑक्सीजन भी बोल सकते हैं। ये कुछ बातें होगी। अब कुछ और बातें बता रहा हूं जो आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचानने में हेल्प करेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है तो उसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, और अगर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रहा है
तो हम बोलेंगे वहां रिडक्शन हुआ है। ठीक है, सेट है यहां तक, इससे पहचानोगे आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ओके, सेट है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब एक एग्जांपल से इसको समझेंगे। एग्जांपल आपको ये लिया आया हूं और ये आपका पीवाईक्यू भी है एक, ठीक है, मेंशन शायद मैंने नहीं किया, सॉरी, कोई बात नहीं। तो इसके थ्रू कौन सी ईयर में आया था ये मेंशन नहीं है। तो MnO2 MnCl2 में गया है, तो MnO2 ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन का लॉस किया है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन आपका क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, रिडक्शन कहलाता है। हाइड्रोजन ने वो ऑक्सीजन को गेन किया है, तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो एक तो इस तरीके से पहचान सकते हो, या फिर ऑक्सीजन में -2 चार्ज होता है तो ओवरऑल -4 होगा, तो इस पे आ जाएगा +4, इस पे -2, एक पे -1 होता है, दो पे -2 होगा, तो इस पे +2, तो +4 से कहां चला गया, +2, तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन सॉरी, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट घट गई है ना। और यहां पर हाइड्रोजन +1 से कहां पे जा चुका है, सॉरी हाइड्रोजन नहीं, क्लोरीन देखो, क्लोरीन को देख सकते हो आप, क्लोरीन से भी एग्जांपल दे सकते हो। क्लोरीन ने हाइड्रोजन को क्या किया, लॉस किया है, हाइड्रोजन का लॉस किया तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। क्लोरीन यहां -1 से कहां चला गया, 0, तो ये एक ऑक्सीडेशन है। तो आप इससे भी पहचान सकते हो, समझ गए मेरी बात। तो ऑक्सीडेशन, और ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हो, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हो, तो इस रिएक्शन को हम दूसरे नाम से रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियस हो रही है, तो समझ लेना क्या हो रही है, आपकी रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। तो रिडॉक्स रिएक्शन की पहचान है। ठीक है, क्लियर है। तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट डिस्क्राइब द रिडॉक्स चेंज, तो ये बताना था आपके एग्जाम में। चलो बता दो। तो MnO2 का क्या हो रहा है, यहां से MnCl2 जा रहा है, तो इसका रिडक्शन हो रहा है। HCl का क्या हो रहा है, Cl 0 -1 से 0 पे जा रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। बस आप खेला खत्म। MnO2 इज ऑक्सीडाइज्ड, यस, MnO2 ऑक्सीडाइज नहीं, रिड्यूस हो रहा है, तो MnO2 इज रिड्यूस एंड HCl इज ऑक्सीडाइज। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये पहचानना था, ये क्वेश्चन था सिंपल, ये क्वेश्चन था सिंपल। ओके, आगे आ जाते हैं एक्टिविटी 1.1, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर समझते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये आपका पीवाईक्यू है, ये आपका पीवाईक्यू है, एग्जाम में पूछा गया था, जल्दी से देख लेते हैं। कॉपर का ऑक्सीडेशन, कॉपर का ऑक्सीडेशन करने के लिए कॉपर को ऑक्सीजन देना पड़ेगा, और ऑक्सीजन दोगे तो कॉपर ऑक्साइड में टूटेगा, और कॉपर होता है रेडिश ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर होता है, और ये ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। कब, जब इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जब इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब हमें क्या करना है, ब्लैक से वापस इसको कॉपर ऑक्साइड को कॉपर चाहिए, तो जो कि फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें आप क्या करोगे, हाइड्रोजन ऐड कर दोगे। ये भी क्वेश्चन आया था, ये भी क्वेश्चन आया था, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको दिखाऊंगा, मैं आपको लेके आया हूं। ठीक है, जैसे दोगे कॉपर अकेला हो जाएगा और पानी निकल जाएगा, आपको वापस कॉपर रेडिश ब्राउन का मिल जाएगा। ठीक है, तो आप अगर कॉपर का ऑक्सीडेशन करोगे तो ब्लैक हो जाएगा, रिडक्शन करोगे तो वापस रेडिश ब्राउन हो जाएगा। इच्छा है आपकी कैसे करवानी है। ठीक है, तो यही आपका ये पूरी एक्टिविटी बता रही है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आया था, क्वेश्चन देख लो। अ कॉपर वायर व्हेन हीटेड इन अ फ्लेम गेट्स कोटेड विद द ब्लैक सब्सटेंस, ब्लैक कलर का सब्सटेंस बन गया था, जो कि आपकी ऑक्साइड बन गई थी, है ना। और अ ब्लैक सब्सटेंस कैन बी रिमूव्ड ऑन हीटिंग विद द हीटिंग द ब्लैक कंपाउंड हाइड्रोजन गैस, आपकी वाटर निकल गई, सिंपल सारी बातें बोली थी, और आपको पहचानना है कि क्या क्या हुआ है। ये चीज सिंपल क्वेश्चन आया था, जल्दी पहचान लो। कॉपर ऑक्सीजन के साथ कॉपर ऑक्साइड बना था, और रिवर्स कैसे होगा, रिवर्स बाय रिएक्टिंग कॉपर ऑक्साइड विद H2 गेट बैक कॉपर। यही आंसर है इसका, जो अभी मैंने आपको बताया था। कॉपर का ऑक्सीडेशन करोगे, कॉपर ऑक्साइड जो कि ये ब्लैक कलर का बनेगा, क्या बनेगा, ब्लैक कलर का, और इसको फर्दर रिवर्स हीटिंग करोगे किसकी प्रेजेंस में, H2 के प्रेजेंस में, तो आपको वापस गेट बैक मिल जाएगा, आपको कॉपर मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आया था 2025 में। यस, व्हाट इज कोरोजन, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन नथिंग, इन्वायरमेंटल इफेक्ट, मॉइस्चर और वाटर और एयर की प्रेजेंस में आपका आयरन आर्टिकल, जो भी आपका मेटल है, वो कोरोड हो जाता है और उसी को बोलते हैं हम रस्टिंग। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, आयरन ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ एक रस्ट फॉर्मेशन बनाता है, जो कि आपकी केमिकल रिएक्शन आपकी लिखी हुई है। इनिशियली ऐसा होता है, आफ्टर इन्वायरमेंटल इफेक्ट कुछ इस प्रकार का अपीयरेंस हो जाता है। ठीक है, इतना फास्ट रिएक्शन नहीं होती, बट स्लो होती है, इतनी भी स्लो नहीं होती, एक डेली लाइफ में आप देख सकते हो।
ओके, सेट है। नेक्स्ट आ जाती है टार्निशिंग ऑफ कॉपर। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या एयर की प्रेजेंस में या पानी की प्रेजेंस में डालोगे तो आपका बनेगा कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये याद रखना, क्या बनता है? हाइड्रोक्साइड। और साथ में बनता है आपका कॉपर कार्बोनेट। क्या बनता है? कॉपर कार्बोनेट। और आपका कॉपर कार्बोनेट आपका ग्रीन कलर का होता है। क्या होता है? ग्रीन इन कलर। और इसी वजह से कॉपर आपका टार्निश करके पहले ऐसे था और देन अब ऐसा हो चुका है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, इसका रीजन ये है। ठीक है, सेट है। क्यों हुआ? रीजन, टार्निश कर गया। कॉपर कार्बोनेट ग्रीन कलर का होता है, वही कॉपर जो है एयर और वाटर के प्रेजेंस में आके कॉपर कार्बोनेट बनाता है, जिसकी वजह से आपका कॉपर ग्रीन कलर का हो जाता है। तांबे का लोटा आपका ग्रीन होता जाता है आफ्टर टाइम पीरियड के बाद। ठीक है, नेक्स्ट है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? फूड आर्टिकल्स का खराब हो जाना, ऑक्सीडेशन हो जाता है। ये सारे एग्जांपल ऑक्सीडेशन के। इन एवरीडे लाइफ ऑक्सीडेशन आप कैसे देखते हो, वो चीज है। ठीक है, तो फूड आर्टिकल का स्पॉइल हो जाना, ठीक है, आफ्टर द टाइम पीरियड क्या क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है आपका टेस्ट, स्मेल और, ठीक है, ये कुछ चीजें चेंज होती जाती है। और क्या चीज आती है आपकी? ठीक है, और बात आती है इसकी प्रिवेंशन कैसे की जाए। आपका फैट एंड ऑयल, फैट एंड ऑयल जो आपके फूड आर्टिकल में प्रेजेंट होता है गेट ऑक्सीडाइज। वो क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, जिसकी वजह से आपका फूड आर्टिकल क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। ठीक है, आप कैसे बचा सकते हो? आपको बचाने के लिए, प्रिवेंशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आप क्या कर सकते हो? नाइट्रोजन फ्लश करके NO2 जो कि आपका नाइट्रोजन है, N2 सॉरी NO2 नहीं N2 गैस जो कि आपका लेस रिएक्टिव होता है, रिएक्ट नहीं करता, उसको फ्लश कर दो, तब आपका फूड आर्टिकल बच सकता है। इसलिए चिप्स काफी दिनों तक फ्रेश रहते हैं। ठीक है, गैस बाहर निकलते ही वो खराब हो जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का यूज कर सकते हो। ठीक है, और आप एयर टाइट कंटेनर के अंदर उसको रख सकते हो। ये 3 तरीके से आप इन चीजों को बचा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। एंड लास्टली केमिकल एंड फिजिकल चेंज जो कि आपको पढ़ने हैं, ये आपका काम है, एक बार देख लेना। और लास्टली आपका चैप्टर हो गया फिनिश। लास्टली आपका चैप्टर हो चुका है फिनिश। ठीक है, ठीक है, कंबशन केमिकल, रोटिंग केमिकल, रस्टिंग केमिकल, डाइजेशन केमिकल। फिजिकल में देख लो, मेल्टिंग केमिकल, श्रेडिंग, पन्नों को टुकड़ों में तोड़ देना, बॉइलिंग केमिकल, चॉपिंग केमिकल, सॉरी फिजिकल, ये सारे फिजिकल, गलती से निकल गया केमिकल, माफ करना भाई। ठीक है, तो आज इस चैप्टर को करते हैं हम अंत। सारे PYQ, सारी रिएक्शंस, सारे डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखा के मैंने समझा चुके हैं। आपका काम है हर एक क्वेश्चन के बाद, मतलब हर एक टॉपिक के बाद जो मैंने PYQs पढ़ाए उनको एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि एग्जामिनर इन्हीं से क्वेश्चन बनाएगा। तो एंड लास्टली एक बार चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि नोट्स आपको यहाँ मिलेंगे। एंड लास्टली थैंक यू फॉर टाइम। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम आपको मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ, जो कि आपका है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है।